ओके, ठीक है सर। चलो, तो फिर बिजनेस लॉ में आज डिस्कस करेंगे सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेकंड लेक्चर है बेसिकली। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ना कंप्लीट ओवरव्यू ले लिए थे सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्या है। ऐसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, बट उसके बाद जैसे ही बिजनेस वर्ल्ड जैसे ही धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनता गया, कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली डे बाय डे बिजनेस सिनारियोज वर्ल्ड वाइड चेंज होता गया, तो ऑटोमेटिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अलग से ज़रूरत पड़ गया। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के एक स्पेशली इसको बिल्ड कर दिया सर, स्पेशल बिल्ड कर दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट को 1930s के आसपास में। तो फिर इसीलिए हम लोग इसको 1930s सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ वाइटल कॉन्सेप्ट है बहुत सारा, तो आज कुछ वाइटल कॉन्सेप्ट फटाफट बात कर लेते हैं सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आप लोग भी देखो स्क्रीन पे, ठीक से देखो, जो भी है डिटेल्स आगे आगे ही चर्चा करते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिजनेस माइंड सेटअप के साथ पढ़ना सर, मैं इतना विनती करूंगा आप सबको, रिक्वेस्ट है मेरा कि बिजनेस माइंड सेटअप मतलब आप लोग अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। क्यों सर आप रोज रोज एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने के लिए बोलते हो सर? क्या है ना, मैं रोज एक चीज़ बोलता रहता हूँ कि इंसान को दुनिया में दो ही चीज़ करना होता है, या तो वो दूसरे के बिजनेस में जाके जॉब करेगा, या तो फिर वो खुद अपना बिजनेस बनाएगा। और कुछ काम नहीं है दुनिया में, एक चीज़ कॉमन है हर केस में, दैट इज़ बिजनेस। एंड इसीलिए, और ये हमारा तो कॉमर्स का पढ़ाई है, तो कॉमर्स का एजुकेशन लेने के टाइम पे अगर अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोचेंगे, एक बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ठीक है सर? तो चलो सर, आप पसंद करो ना करो, मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूँगा। ठीक है सर, आप इतना बोल रहे हो, सुन लेते हैं। चलो सर, एंजॉय कर लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंजॉय कर लिया जाए। ओके, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का लोगो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। 1930s 1 जुलाई को फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था। 23 सितंबर 1963 के अमेंड किया गया था एक्ट सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बांग्लादेश में भी 1930s में भी आया था, बांग्लादेश का भी लॉ 1930s का है और इंडिया का भी 1930s का है। ठीक है, कभी और डिटेल्स देखेंगे, पर चलो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लिए थे सर, क्या सबको याद है? अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाऊं फटाफट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का स्कोप के बारे में बात हुआ था सर, कि ये स्कोप में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में था। और एक बात, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ मतलब पहले ऐसा होता था कि एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, आजकल ऐसा बात नहीं है सर, जम्मू कश्मीर में भी भारत का हर एक नियम लागू होता है। ठीक है, जो जैसे पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था, उनका अपना लॉ को एक अलग से प्रोविजंस दिया गया था, बट वो प्रोविजंस हटाया गया है। ऑब्वियसली देश जब एक है तो सभी के लिए सेम रूल फॉलो होना चाहिए, किसी को स्पेशल स्टेटस क्यों देना? ठीक है, हाँ, किसी का प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है, स्पेशल स्टेटस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, स्कोप ऑफ द एक्ट ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने डेफिनेशंस पे बायर सेलर, गुड्स का मतलब, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे सर। गुड्स, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स आल्सो इंक्लूड्स में, ये सब पढ़ लिए थे सर। फिर हम लोगों ने जो इंटरेस्टिंग एरिया था दैट इज़ फ्यूचर गुड्स के बारे में बात किया था। फ्यूचर गुड्स के अंदर और भी चीज थी था सर, स्पेसिफिक गुड्स, एज सर्टेन गुड्स, अन एज सर्टेन गुड्स, एंड कंटिंजेंट गुड्स जो अलग है। मतलब बेसिकली तीन तरह का गुड्स माना जाता है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट। ठीक है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट, हम लोग तीनों गुड्स के ऊपर डिटेल्स चर्चा किए थे। ठीक है, तीनों गुड्स के ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा किए थे, फ्यूचर, कंटिंजेंट एंड सारा का सारा। उसके बाद हम लोगों ने डिलीवरी पे बात किया था कि कितना तरह का डिलीवरी होता है। किसी का अगर लास्ट क्लास मिस है, मैं शेयर कर लूँगा, मुझे एक बार याद दिला देना सर व्हाट्सएप में। ये डिलीवरी में हम लोगों ने देखा था कि कितना तरह का गुड्स का डिलीवरी हो सकता है, एक्चुअल डिलीवरी, कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिम्बॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल, कॉन्स्ट्रक्टिव, सिम्बॉलिक, हम लोग इसके बारे में भी बात किया था सर। फिर इसके अंदर हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बढ़ा था सर, कि सेल भी होता है, एग्रीमेंट टू सेल भी होता है सेक्शन 4 में। ठीक है, सेक्शन 4 में सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल भी हम लोगों ने देखा था। एक काम करते हैं सर, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सर मैंने सही बोला ना? यही सब चीज़ हो गया था ना लास्ट क्लास में?
याद है क्या सबको? हेलो, लास्ट क्लास में हम लोग यही सब पढ़े थे ना, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल तक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस नो कुछ यस तो बोलो सर। हाँ सर। ओके, तो चलो सर एक बार सेल और एग्रीमेंट टू सेल को फिर से एक बार देख लेते हैं कि सर ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल पे क्या फ़र्क है। एकदम डिफरेंस वाइज ही डिटेल्स दिया हुआ है नोट्स पे, तो इसी को फॉलो करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन द टू आर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एक तरफ सेल का बात होगा, दूसरी तरफ एग्रीमेंट टू सेल का बात होगा। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली। सेल में क्या होता है कि अगर मानो कि गुड्स सेल हो रहा है, मतलब कब बोलेंगे कि सेल हो रहा है और कब बोलेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है? जब सेल का बात करेंगे, जो प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर्स इमीडिएटली, मतलब अभी सेलर के पास है, सेल हो गया मतलब वो बायर के पास चला जाएगा। बट एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। फ्यूचर डेट में होगा या फिर कुछ कंडीशंस फुलफिल होने के बाद होगा। अगर आपको याद होगा, मैं फ्यूचर गुड्स के बारे में भी, तो एग्रीमेंट टू सेल बेसिकली फ्यूचर गुड्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को बोला था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये रिसेंट फार्म बिल पे इस तरह को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि एग्रीकल्चर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर लाना चाहता है, रिसेंट गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा बातें हो रहा है। मुझे नहीं पता कि इसमें देश का क्या किस तरफ देश जा रहा है, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल बड़ा है और अल्टीमेट डिसीजंस कुछ नहीं लिया जा रहा है। मतलब एक डिसीजंस तो लिया गया था, अच्छा बुरा भला आई डोंट नो सर, क्योंकि अब बोलेंगे तो फिर कंट्रोवर्सी, बट फिर भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बोला था, फ्यूचर क्रॉप के बारे में बात किया था सर। फ्यूचर क्रॉप बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से किए थे सर, क्रॉप क्रॉप एक सेकेंड, यस कुछ इस तरह का हम लोग देखे थे कि जैसे कि मानो कि ये जो क्रॉप बन रहा है, सपोज मानो ये मोस्ट प्रोबेबली व्हीट है, हाँ मोस्ट प्रोबेबली व्हीट ही है, हाँ व्हीट ही होगा ये। तो ये गेहूं या व्हीट जो भी बोलो, ये भी पेड़ में बन रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटी मेरा जितना आइडिया है सर, ये व्हीट बोलो या पैडी बोलो, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं धान, और बांग्ला में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हीट को गॉम, ठीक है। तो व्हीट हो पैडी हो, ये सब मोटा मोटी फार्मिंग करने में एक कंप्लीशंस में आने में 3 मंथ का टाइम लग जाता है। अगर मैं बहुत गलत हूँ तो मुझे कोई बता देना सर, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चरल फैमिली बैकग्राउंड। नहीं सीरियसली, मेरा एग्रीकल्चरल फैमिली बैकग्राउंड एकदम नहीं है। मेरे फैमिलीज में, रिलेशंस में, रिलेटिव्स में है, बट मुझे एग्जैक्टली क्या क्या कब होता है इसका एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। बट हाँ, रिलेटिव्स में है, मैं गया भी हूँ, देखा भी हूँ, मैंने एनालिस मतलब उनसे बात भी किया कि चावल बनने में कितना धान बनने में कितना टाइम लगता है, मतलब पैडी बनने में, गेहूं बनने में कितना टाइम लगता है। इतना मैंने बात करता हूँ जब भी जहाँ जाता हूँ, बचपन से ही एक आदत है कि मैं बात ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये खेती कर रहा है सर, ठीक है, फार्मर्स फेस प्रॉब्लम्स इन हार्वेस्टिंग रबी क्रॉप्स, जो भी हो। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्रॉप लगाया जा रहा है सर, हाँ क्रॉप लगाया जा रहा है, लेकिन ये लगाने के बाद इसको बढ़ने में टाइम लगेगा। तो ये फ्यूचर में ये गुड्स अभी बना नहीं है, बट इसके ऊपर अगर हम लोग एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल करते हैं कि जब ये बन जाएगा तब ये मेरा, जब ये बन जाएगा तब ये मेरा, ठीक है। सपोज मानो कि मेरा एक बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि ये, सपोज मानो कि ये देहरादून राइस है या कुछ भी राइस है, ठीक है, ये लाल बाबा राइस, आजकल बड़ा बंगाल में ऐड चल रहा है लाल बाबा राइस, किसी ने सुना है टीवी में ऐड? ये स्टार आनंद वगैरह में अगर कुछ भी देखते हो तो लाल बाबा राइस बोल के आता है। अगर जो बंगाली न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हो या टीवीज देखते हो उनको ज़रूर पता होगा। किसने सुना है लाल बाबा राइस के बारे में? ब्रांड है, आई डोंट नो क्या ब्रांड है, मे बी। ये सर नो, यस सर। यस सर, थैंक यू सर। तो बेसिकली मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, सपोज मानो कि ये लाल बाबा, ठीक है, लाल बाबा बोल के एक कंपनी आया है सर, आई डोंट नो क्या, कब ये कंपनी कहाँ का है, मोस्ट प्रोबेबली बंगाल का ही होगा, लाल बाबा राइस, ठीक है, ये वर्धमान का कंपनी बता रहा है सर, लाल बाबा राइस मिल, ठीक है, वर्धमान आरामबाग रोड नंदनपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये कंपनी, ये देख सकते हो आप, ये लाल बाबा बांसकाठी राइस। तो ऐसा ही कुछ पैकेजिंग कंपनी मैं भी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज मानो मैं बनाना चाहता हूँ। ये लाल बाबा क्या करेगा, वो जैसे ही फार्मिंग बन रहा है, मतलब फार्मर जब इसको खेती कर रहा है, तब वो बोल रहे कि 3 महीने बाद जब ये कंप्लीशन पे आएगा ये मेरा है, सिंपल बात है। 3 महीने बाद जो ये बन जाएगा तो वो मेरा है। तो ये क्या हो जा रहा है सर, सिंपल, मतलब एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में ये एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है, जो बनेगा तो मेरा है, लेकिन अभी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो रहा है ना सर? क्या बात एकदम सही है ना सर? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ क्या, कि अभी का अभी सेल तो नहीं हो गया ना सर, एग्रीमेंट बना, फ्यूचर में होगा। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली,
but property in the goods passes to the buyer or future date or fulfillment of some conditions. ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का केस है. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड, बट इट इज एन एग्जीक्यूटरी. मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है, जिनका नहीं हुआ वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा. बस इतना तो याद है सर. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कोई बताएगा सर? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी का डिफरेंस कोई बता सकता है मुझे अभी? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी में डिफरेंस क्या होता है? एनीवन प्लीज सर टेल मी. एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी बोलो ना सर. जब दोनों पार्टी अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन कर लेते हैं उसे एग्जीक्यूटेड. वेरी गुड सर, वेरी गुड. मैंने सुना, मुझे सुनाई दिया. वेरी गुड विशाल. बोथ पार्टीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो अकेला नहीं होता ना सर. म्यूट कर लो सर, म्यूट कर लो. ठीक है, म्यूट कर लो. ठीक है. बोथ पार्टीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टी के अंदर होगा ना सर. तो देयर आर टू पार्टीज. तो बोथ पार्टीज जिन दोनों के बीच में बात बन रहा है, ठीक है. से फॉर एग्जांपल जैसे लाल बाबा राइस के साथ फार्मर्स का जो बन रहा था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. इसी ऐसा ही कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब बोथ पार्टी की तरफ से जब सेल होगा ना तो दोनों पार्टीज की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए. मतलब एक तरफ से सपोज मानो कि एक को पेमेंट करना है, एक को गुड्स देना है. क्या होता है? एक को पेमेंट करना होता है, दूसरे को गुड्स देना होता है. तो एक बंदा गुड्स ले रहा है और दूसरा बंदा पेमेंट दे रहा है. तो जो गुड्स दे रहा है और जो पेमेंट कर रहा है दोनों का अपना अपना कंसिडरेशन है ना सर. दोनों का अपना अपना कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन इन द सेंस सपोज मानो कि अगर आप ही लाल बाबा कंपनी का ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो और फिर आप सेल करना चाहते हो या फिर आप कंज्यूम करना चाहते हो, तो लाल बाबा राइस आपको क्या करेगा? लाल बाबा राइस आपको चावल देगा, चावल का पैकेट देगा और आप बदले में क्या दोगे? आप बदले में उनको पेमेंट करोगे. इसका जो भी दाम है, ठीक है, इसका जितना दाम है वो पेमेंट करोगे. तो ये क्या बन गया? ये बन गया आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपको चाल का पैकेट दे रहा है. एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों तरफ से काम कंप्लीटेड है. लेकिन जैसे ही मैं आपको क्रॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दोनों तरफ से काम कंप्लीटेड नहीं है. ये किसान अभी यहाँ पर खेती कर रहा है. ये जो फार्मर्स है, ये फार्मर्स अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम कर रहा है. अभी जस्ट पैडी लगा रहा है, जितना दिखाई दे रहा है सर. अभी पैडी लग रहा है, अभी क्रॉप बस अपना इनिशियल स्टेज में है. अब ये फ्यूचर में बढ़ेगा, कंप्लीशंस पे आएगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. सपोज मानो कि जो लाल बाबा कंपनी है ये फार्मर्स के साथ जब डील कर रहा है, लाल बाबा कंपनी इनको कुछ अमाउंट पे कर दिया. से फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि पूरा अमाउंट ही पे कर दिया. ऐसे करेगा नहीं पूरा अमाउंट. अगर ये पूरा सपोज मानो कि 1 बीघा जमीन है, ठीक है, अगर एक बीघा हो या 1 एकड़ हो, जो आपको समझ में आए, इसके लिए लाल बाबा इनको से फॉर एग्जाम्पल 50,000 दिया. ठीक है, 50,000 दिया, बाकी कंप्लीट होने के बाद बाकी 50,000 देगा. तो लाल बाबा ने अपने तरफ से या फिर पूरा ही 50,000 उसके तरफ से काम कंप्लीटेड है. लेकिन अभी फार्मर्स इसको ग्रो करेगा, फिर पेमेंट मतलब उसको लाल बाबा को सप्लाई करेगा, तो वो जाके तब जाके एग्जीक्यूटेड होगा. तो जब दोनों तरफ से काम बाकी रहेगा तो एग्जीक्यूटरी, और जब एक तरफ से काम होगा, एक तरफ से काम बाकी है, तब भी एग्जीक्यूटरी. लेकिन जब दोनों तरफ से काम कंप्लीटेड है तो क्या बोलेंगे सर? एग्जीक्यूटेड. सिंपल बात है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बार बार आ जाएगा सर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बार बार आएगा, बट डोंट वरी, इतना भी कोई टफ नहीं है जिनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक क्लास नहीं हुआ है. तो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड, एंड इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इज टू बी पेड एट फ्यूचर डेट. ओके, फ्यूचर में कंसिडरेशन पे होगा. ठीक है, कंसिडरेशन मतलब जिसके लिए जो कंसिडरेशन, जैसे फार्मर्स को क्या करना है सर? फार्मर्स को पेमेंट मिलेगा. फार्मर्स को यहाँ पर हम देख रहे थे, फार्मर्स को क्या होगा सर? फार्मर्स को पेमेंट मिलेगा. तो फार्मर्स के लिए कंसिडरेशन क्या है? फार्मर्स को पेमेंट मिलेगा, तो फार्मर्स के लिए कंसिडरेशन क्या है? पेमेंट. और लाल बाबा राइस जो कंपनी है उनको क्या मिलेगा सर? उनको मिलेगा पैडी या चावल, है ना सर. तो उनके लिए कंसिडरेशन क्या है? चावल. समझ में आ रहा है सर? कंसिडरेशन जिसके लिए जो है, आपको, आप सिंपल, आप दुकान में जाते हो, एक मैगी पैकेट खरीद के लाते हो, बदले में दुकानदार को आपने कितना पेमेंट किया? 12 रुपीज. ठीक है, तो मैगी पैकेट के लिए आपने 12 रुपीज दुकानदार को दिया, तो कंसिडरेशन फॉर द शॉप ओनर इज 12 रुपीज एंड फॉर कंसिडरेशन फॉर यू इज द मैगी पैकेट. बात समझ में आया ना सर? यही होता है ना सर कंसिडरेशन? ओके सर, ठीक है, इजी पॉइंट है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है. रेमिडीज फॉर ब्रिच, ध्यान से सुनना. रेमिडीज फॉर ब्रिच में क्या बोल रहा है? मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, ब्रिच का मतलब क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, ऐसा ब्रेकअप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जिसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, आप लोग रिलेशनशिप वगैरह में बड़ा सुनते हो सर, ब्रेकअप, अरे उसका तो ब्रेकअप हो गया, अरे उसका तो ब्रेकअप हो गया। सर फिर से आप ये वाला बात करना चालू कर दिया। अरे सर क्या करे, ये इजी टू अंडरस्टैंड है तभी बोल लेता हूँ, मेरा वैसे पर्सनल कोई इरादा नहीं रहता ये सब नेगेटिव बातें करने का, बट क्या करे। रेमिडीज फॉर ब्रिज, द सेलर कैन शू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग द प्रॉपर्टी देयर इन टू द बायर। The seller can sue the buyer for the price of the goods because of the passing of the property therein to the buyer। मतलब सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी दे दिया, बट बायर ने अगर पेमेंट नहीं किया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया एज पर दी सेल कॉन्सेप्ट। क्रेडिट सेल है बट सेल है, आप बात समझ रहे हो ना, क्रेडिट सेल है, सेलर ने बायर को दे दिया, बट बायर ने क्या किया था सर, क्रेडिट पे लिया था, अभी पेमेंट बाकी है, तो अगर पेमेंट बायर नहीं करता है तो क्या सेलर सू करेगा कि नहीं करेगा? प्लीज टेल मी, ये सर नो। अगर बायर क्रेडिट पे लिया है तो फिर उसको पेमेंट कर देना चाहिए, अगर नहीं करता है तो क्या होगा, सू करे, केस कोर्ट में केस करेगा कि नहीं करेगा, कंज्यूमर फोरम में केस करेगा कि नहीं करेगा? हेलो, यस सर। यस ना। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, द एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। इस केस में आप प्राइस के लिए नहीं जा सकते, सिर्फ डैमेज के लिए जा सकते हो, अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट ए स्टेटेड डेट। अगर प्राइस पेमेंट नहीं हुआ तो, बात ध्यान से सुनना, अगर प्राइस डेटेड में पेमेंट हो गया है तो फिर प्राइस पे ही जाना चाहिए। बट एग्रीड मतलब क्या सर, एग्रीड मतलब जिसके साथ खराब होता है, मतलब से फॉर एग्जांपल, एकदम ध्यान से सुनना सर बात को। ये फार्मर्स है, ऐसे देखने में गरीब से गरीब नहीं होता सर, ठीक है, फार्मर्स गरीब देखने में हमारे भारत का कल्चर बन गया है कि फार्मर्स मतलब गरीब होगा, एक्सेप्ट पंजाब हरियाणा, ठीक है, वो अलग कल्चर है, मैं आपको बताऊंगा। पंजाब हरियाणा में लोगों का एक अलग ही ना तंदुरुस्त कल्चर है, वो खेतीबाड़ी को लेके, मतलब फॉर एग्रीकल्चर को लेके, दैट इज द रीजन कि वो लोग फार्मिंग सेक्टर्स में अपने आप को, फार्मिंग करके भी वो लोग ना अपना इकोनॉमी को बना के रखा है। आई एम नॉट जोकिंग सर, आई एम सीरियसली नॉट जोकिंग। हरियाणा इंडिया का 5th हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम प्रोवाइड करता है, और हरियाणा का मैक्सिमम सर फार्मिंग से उनका इकोनॉमी बड़ा ही, नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री लाइक कैटल फीड्स वगैरह एवरीथिंग, मतलब जैसे कि गाय भैंस को रखना, मिल्किंग, ये सब करना, एवरीथिंग, हर चीज़ में हरियाणा एकदम टॉप क्लास, मेहनती है, बहुत मेहनती है, ठीक है। तो ठीक है, वो सब बात करेंगे, इकोनॉमिकल बात करेंगे सर, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ध्यान देते हैं। से फॉर एग्जांपल लाल बाबा राइस कंपनी के साथ किसका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फार्मर्स का। अब सपोज मानो कि लाल बाबा ने इनको पेमेंट कर दिया, लाल बाबा राइस ने इनको पेमेंट कर दिया सर, लाल बाबा ने पेमेंट कर दिया, लाल बाबा कंपनी का नाम है सर, आप लोग लाल बाबा सुनते सुनते ना कोई बाबा नाम समझ लेना सर, बाबा मतलब अलग ही मतलब निकलते हैं आजकल लोग, तो लाल बाबा राइस कंपनी का नाम है। तो लाल बाबा राइस ने जब फार्मर्स को पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट किया था सर, 50,000, लेकिन फार्मर्स ने इस पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसको टाइम पे नहीं कर पाया, मतलब टाइम पे प्रोड्यूस भी नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली लाल बाबा राइस को डिलीवर भी नहीं कर पाया। तो सर यहाँ पर एग्रीव्ड कौन है, प्लीज टेल मी, यहाँ पर एग्रीव्ड कौन है? अगर फार्मर्स ने लाल बाबा को टाइम पे नहीं दे पाया तो फिर एग्रीव्ड कौन बना, बोलो सर, एग्रीव्ड पार्टी कौन है यहाँ पर, किसके साथ खराबी हुआ है यहाँ पर, बोलो ना सर फटाफट। लाल बाबा एग्रीव्ड है, वेरी गुड सर, लाल बाबा एग्रीव्ड है। सिमिलरली ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लाल बाबा ने मतलब फार्मर्स ने प्रोडक्ट को ग्रो कर लिया बट लाल बाबा ने पेमेंट नहीं दिया, फार्मर्स ने प्रोडक्ट उल्टा, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है, फार्मर्स का ग्रो हो गया, सारा का सारा क्रॉप एकदम प्रॉपर स्टेज में हो गया, लाल बाबा ने बोला था कि मैं पेमेंट मतलब इनसे पूरा का पूरा पैडी लेगा, इस पूरा का पूरा जमीन का जितना जमीन दिख रहा है, बट अल्टीमेटली लाल बाबा ने नहीं लिया टाइम पे, तो फिर यहाँ पर एग्रीड कौन बन गया, तभी फार्मर एग्रीड बन गया। तो ऐसा केसेस में ये तो 3 महीना 4 महीना बाद का बात हो रहा है ना सर, कि 3 महीना बाद जब क्रॉप बनेगा तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इसका हमेशा प्राइस डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज संगे संग सेल परचेस नहीं हो रहा है ना, टाइम लग रहा है सेल परचेस होने में, फ्यूचर डेट का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ऐसा केसेस में दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब ब्रीच होता है तब रेमेडीज के लिए क्या किया जाएगा, मतलब अगर कोई किसी के साथ ब्रीच करता है, अगर लाल बाबा फार्मर्स को ब्रीच करता है या फार्मर्स लाल बाबा राइस को ब्रीच करता है, तो इन दैट केस
क्या कॉन्सेप्ट है? सेल के केस में तो हम लोगों ने देख लिया, द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयर इनटू द बायर। सिमिलरली बायर भी केस सू कर सकता है अगर बायर ने पेमेंट कर दिया पर सेलर ने प्रोडक्ट नहीं दिया, वाइस वर्सा हो सकता है। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में द एग्रीड पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट ए स्टेटेड डेट। अगर प्राइस स्टेटेड डेट में पेमेंट हुआ है तो फिर प्राइस का ही बात होगा, लेकिन अगर प्राइस का कुछ पेमेंट वगैरह नहीं हुआ है, इन दैट केस डैमेजेस के लिए, मतलब उसका जितना डैमेज है, सपोज डैमेज का अगर किस तरह का हिसाब होगा, डैमेज का हिसाब कैसे होगा? अगर मैं फार्मर्स के एंगल से सोचूं तो फार्मर्स को ये पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर जो पैडी यहाँ पर वो लगा रहा है, इस पैडी को लगाने में अगर इनका 40,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है, इस पैडी को लगाने में अगर इसका 40,000 का खर्चा हुआ है, लाल बाबा ने बोला था, लाल बाबा कंपनी ने बोला था कि भाई हम आपसे लेंगे, पर वो लिया नहीं, तो फिर यहाँ पर किसान का मतलब ये फार्मर्स का कितना खर्चा, कितना डैमेज हो गया सर? 40,000 का डैमेज हो गया, ये सर नो? 40,000 का डैमेज हुआ ना, क्योंकि इसका कॉस्टिंग 40,000 का है। लेकिन अभी लाल बाबा के केस में अगर देखें सर, लाल बाबा का कितना डैमेज हुआ है? अगर ऑपोजिट सोचे तो लाल बाबा का डैमेज तो मार्केट में डिपेंड करता है। अगर फार्मर्स लाल बाबा को ब्रिज करता, अगर ब्रिज लाल बाबा की तरफ से नहीं फार्मर्स की तरफ से होता तो लाल बाबा का मार्केट गिर जाएगा। तो इन दैट केस अगर लाल बाबा का मार्केट में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट लाल बाबा मार्केट में सेल करता तो लाल बाबा का मार्केट में इतना अर्निंग होता, तो वो डैमेज क्लेम वो कर सकता है फार्मर से। बट सर यहाँ पर हमारे देश में ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए इवन फार्म बिल में ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा कॉन्सेप्ट में किसानों को बेनिफिट मिलेगा सर, कि अगर फार्मर्स के अगेंस्ट में कुछ भी आता है तो इन दैट केस क्या होगा सर? फार्मर्स के साइड में हमेशा गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलो सर ये सब अलग बातें हैं, बट यू आई होप यू अंडरस्टैंड सर। मैं आपको बेसिक बातें समझा रहा हूँ, ये फार्मिंग को छोड़ के मैं किसी और एग्जाम्पल्स भी ले सकता था, बट कोई बात नहीं, जिससे आपको ज़्यादा याद रहे वही बेहतर होगा, चाहे उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, कोई बात नहीं सर, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज, ए सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर। सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स में कुछ लॉस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, ये एक बार सेल हो गया ना तो पूरा का पूरा लाइबिलिटी बायर का। लेकिन सच लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर। ऐसा केसेस में एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर कुछ भी लॉस या डिस्ट्रॉय होता है तो लाइबिलिटी सेलर पे आता है एग्रीमेंट टू सेल के केस में। बार्डन ऑफ रिस्क अगर मैं बात करूं, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ बायर सिंस रिस्क फॉलो ओनरशिप, एंड रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ सेलर, इसमें रिस्क सेलर का है, बिकॉज फ्यूचर में होगा ना सेल, अभी 3 महीना पूरा का पूरा इसको देखभाल करना होगा, पैडी बन रहा है कि नहीं, वीट बन रहा है कि नहीं, एप्पल्स बन रहा है कि नहीं, ये पूरा देखना पड़ेगा, टमाटर बन रहा है कि नहीं। मैं फार्मिंग को लेके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप कुछ भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, कंप्यूटर सोच सकते हो, मोबाइल सोच सकते हो, जो मर्जी सोचो आप, बट अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो बार्डन ऑफ रिस्क समझ में आ गया। नेचर ऑफ राइट्स, क्रिएट जस्ट इन रेम एंड क्रिएट जस्ट इन पर्सनम। ये जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम में क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको आगे बताता हूँ, वेट करना। जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम, वेट करना, मैं आपको आगे इसके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा। अच्छा, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल क्या हो जाएगा? द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। देख लो सर, एक बार सेल हो जाए ना, एक बार सेल हो जाए तो सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, ठीक है, एक बार सेल हो जाए तो सेलर उसको रीसेल नहीं कर पाएगा, बट द सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर ऑब्वियसली। मतलब इसमें सेल तो हुआ नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो सेलर के हाथ में ओनरशिप है तो वो सेल कर सकता है। बट इस केस में एक बार अगर सेलर मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो सेलर एक बार उसको सेल कर दिया ना तो उसको रीसेल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इस केस में सेलर के हाथ में रीसेल का पावर होता है कि अगर वो एग्रीमेंट टूट जाता है तो दूसरे एग्रीमेंट में चला जाएगा। बट एक बार आपने बोल दिया सेल हो गया, चाहे क्रेडिट सेल ही क्यों ना हो, आपने बोल दिया क्रेडिट सेल, मतलब चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, एक बार अगर बोल दिया कि सेल हो गया है तो सेल हो गया है। इन केस ऑफ ए इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर्स, द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। ध्यान से सुन लेना सर बात, the official assignee will not be able to in case of insolvency of seller, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या हो जाए सर? सेलर जो है वो मार्केट में दिवालिया कंडीशंस में पहुंच जाए। आज प्रीति का क्या प्रॉब्लम हो रहा है बाबू? प्रीति क्या प्रॉब्लम है तेरा?
बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हाँ प्रीति बोल, सुनते 25? तब से देख रहा है तेरे को, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। हेलो प्रीति बोल। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोल स्नेहाशीष, क्यों लो? मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। आ रहा है ना? प्रीति आवाज 25? हेलो। हाँ हेलो। हाँ स्नेहाशीष बोल, শুনতে পাচ্ছি আমি। আচ্ছা পাচ্ছি পাচ্ছি। अच्छा प्रीति आवाज 25 আমার? प्रीति बोल रे। স্যার আমার আনমিউট হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, তুই শুনতে পাচ্ছিস তো? তুই শুনতে পেলেই হলো। ঠিক আছে, নাহলে পরে শেয়ার করতে হবে আমার ক্লাস। ঠিক আছে, नो इशू। ओके। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है ना? देखो सर, दिख रहा है ना? स्क्रीन शो है ना सबको? यस सर। ओके सर, ठीक है। ओके, तो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, मतलब अगर मार्केट में सेलर जो है वो अगर मार्केट में अगर उसका बैंकरप्सी आ जाए, मतलब दिवालिया हो जाए ना, तो बोलते हैं कि द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि सेलर जो है वो मार्केट में दिवालिया हो चुका है, उनके अगेंस्ट में बैंकरप्सी का केस आ गया है कि वो मार्केट में बहुत सारा लोगों के पास उधार लेके रखा था, बैंक का लोन लेके रखा था, बट वो वापस नहीं कर पाया। तो ऐसा केसेस में कोई ऑफिशियल असाइनी, मतलब बैंक ने अगर किसी को ऑफिशियल असाइनी बनाया है कि वो इंसॉल्वेंट के, जो इंसॉल्वेंट सेलर है उनके अगेंस्ट में, उनके बिहाफ में काम कर सकता है, तो यहाँ बोल रहे थे ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। गुड्स तो नहीं ले सकता बट हाँ प्राइस जरूर वापस, मतलब प्राइस ले सकता है। एक बार सेल हो गया तो सेल हो गया, तो गुड्स आप वापस नहीं ले सकते, बट हाँ प्राइस आप क्लेम जरूर कर सकते हो। बट ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। दोनों का फर्क देखना सर, दोनों ही सेल की तरह ही काम करता है, बट दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। द ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स, मतलब जो इंसॉल्वेंट बंदा ना किसी के साथ डायरेक्टली काम नहीं कर सकता, इसीलिए ऑफिशियल असाइनी आ जाता है। अगर आपको कोर्ट डिक्लेयर कर देना कि आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे ना, तो फिर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ कोई इंसान किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। एक बार आप अगर पर्सनली या फिर आपका कंपनी अगर मार्केट में क्या हो जाए सर, दिवालिया हो जाए, मार्केट में उनके अगेंस्ट में बैंकरप्सी का केस आ जाए, मतलब आप मार्केट में बहुत सारे लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाए, ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो सर, जब तक आपको फिर से कोर्ट ये नहीं बता देता कि इनके अगेंस्ट में जितना आपका भी इंसॉल्वेंसी का केस था या बैंकरप्सी का केस था वो सब हटाया गया है, तब तक आपको ऑफिशियल असाइनी से ही करना पड़ेगा। तो यहां पर इसीलिए बोल रहा है ऑफिशियल असाइनी विल एक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप प्राइस पैसा नहीं ले सकते बट हाँ गुड्स जरूर ले सकते हो। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका ऑफिशियल असाइनी उसका गुड्स पे कंट्रोल आ जाता है, बट अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो एग्रीमेंट ऑफ सेल पे द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, बिकॉज गुड्स तो ले लिया ना, बिकॉज गुड्स तो ले सकता है कौन, सेलर ले सकता है। यहां पर भी बात वही है, यहां पर प्राइस ले सकता है कौन, सेलर का ऑफिशियल असाइनी प्राइस ले सकता है, गुड्स नहीं ले सकता, इसीलिए यहां पर कंट्रोल ऑफ द गुड्स आ रहा है। क्या आप ये दोनों पॉइंट समझ पा रहे हो सर? ये जो दो पॉइंट है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो सर, ये दोनों केस। हाँ सर, ये इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर एंड बायर में कोई डाउट है क्या, या फिर क्लियर है? किसी को भी कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। सर असाइनिंग क्या मतलब, समझे नहीं। असाइनी मतलब जिसको, अरे सर क्या बताऊं, सपोज मानो कि तू बैंक असाइन में करने का जिसको पावर। हाँ हाँ, मतलब तो पावर किसी को दिया जाना, ठीक है, ऑफिशियल असाइनी। जैसे क्या बताऊं सर तुम्हें,
सपोज तुमने बैंक लिया था, लोन लिया था, बैंक लिया था बोल रहा है, ऐसे क्या कंपनी का नाम लिया जाए? किंगफिशर एयरलाइंस का नाम लिया जाए, किंगफिशर एयरलाइंस। अगर मैं किंगफिशर एयरलाइंस का ही बात करूं, ये कंपनी मार्केट में क्या हो गया सर? आप लोग जानते हो ये कंपनी मार्केट में क्या हो गया? बैंकरप्टेड हो गया, ठीक है। तो अभी किंगफिशर कंपनी अगर मार्केट में जो एयरलाइंस, हाँ किंगफिशर का एयरलाइंस बिजनेस जो मार्केट में बैंकरप्टेड हो गया है, ये कंपनी अगर मार्केट में किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा ना, चाहे सेल कॉन्ट्रैक्ट हो, बाई कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये कोर्ट किसी ऑफिशियल किसी को भी असाइन करेगा रिप्रेजेंटेटिव की तरह, ठीक है। तो वो कर सकता है। ये अगर ये बैंकरप्टेड है कंपनी, तो ये कंपनी डायरेक्ट किसी के साथ नहीं कर सकता, उसके ऑफिशियल असाइनी जो है वो कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर ऑफिशियल असाइनी के बारे में बोला जा रहा है, बिकॉज बैंकरप्टेड लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता सर। जो बैंकरप्टेड है उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जब तक उनके अगेंस्ट में बैंकरप्टेड का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो फेदर लगा है ना, मतलब फेदर तो नहीं बोलेंगे, केस खत्म हाँ केस जब तक खत्म ना हो, या जब तक उनका सारा का सारा बैंकरप्टेड केस, वो बड़ा बड़ा पेपर में छाप के निकलता है बड़े कंपनीज के केस में। छोटा मोटा केस में भी अगर करोड़ों वगैरह का कुछ केसेस हो ना, तो फिर वो भी मार्केट में न्यूज़पेपर में आता है सर, ठीक है। तो बस यही बात है मेनली। अच्छा, ये था मेनली। अच्छा, एक चीज मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बोला, दैट इज क्रिएट जस्ट इन रेम एंड क्रिएट जस्ट इन पर्सनम, ठीक है। क्रिएट जस्ट इन रेम एंड क्रिएट जस्ट इन पर्सनम। चलो सर, एक बार मैं आपको इन लोगों को इस केस को क्रिएट जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम के ऊपर यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, इसीलिए मैं सोचा कि आपको एग्जाम्पल से ही बता दूं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड सिंबॉलिक डिलीवरी, एक सेकेंड रुको। Insolvent property. An article is placed the general property things just in rem and just in personam. देना चाहिए था, नहीं दिया। Agreement to sell create just in personam. एग्जाम्पल था तो इसका एक, किसी को दिखा क्या? अगर दिख जाए तो बताना तो मुझे। एग्जाम्पल रहता है नॉर्मली, अगर नहीं रहता मैं बाद में मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चलो मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी, कहीं तो मिल जाएगा। जस्ट इन रेम वर्सेस जस्ट इन पर्सनम। Law of contract create just in personam and not just in rem. Here just in rem means the right against a thing at large, and just in personam means that the right against a specific person, ठीक है। ये एक्चुअली जस्ट इन रेम का बेसिक डेफिनेशन है। मतलब ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही एक्चुअली इसके बारे में डिटेल्स कहा जाता है कि जस्ट इन पर्सनम एंड जस्ट इन रेम। पर्सनम मतलब पर्सनल, ओके, मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट में लाइबिलिटी क्रिएट है ना। राइट अगेंस्ट अ थिंग एट लार्ज एंड जस्ट इन पर्सन मीन्स राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। तो अगर आपको किसी मैटर पे किसी स्पेसिफिक पर्सन से अगर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो, आप राइट ले सकते हो उनसे, तो फिर वो हो जाएगा जस्ट इन रेम, सॉरी जस्ट इन पर्सनम। अगर आप सोसाइटी एट लार्ज मतलब कॉन्सेप्ट आ जाए ना, मतलब जिसमें क्या बात हो जाती है, राइट अगेंस्ट अ थिंग एट लार्ज, मतलब आप लार्ज कॉन्सेप्ट में आप क्लेम कर सकते हो, तब वो उसको बोलते हैं जस्ट इन रेम। तो यहाँ पर हमारा ये जो दो केसेस था, सेल के केस में क्या बोल रहे हैं, सेल एक जस्ट इन रेम क्रिएट करता है और एग्रीमेंट टू सेल जस्ट इन पर्सनम क्रिएट करता है। मतलब इस पे राइट पर्सनल हो जाता है, मतलब किसी ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, और इसके साथ इसके अगेंस्ट में क्या होता है कि आप जब सेल करते हो तो कोई पर्सनल सेलिंग टाइप का नहीं होता है। हाँ, मतलब सेल जब दुकानदार करता है तो किसी एक पर्सन को ही करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये बता रहा है जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम का, कि जस्ट इन पर्सनम जो होगा, जैसे कि मैं जैसे बता रहा था आपको कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक फार्मर्स के साथ उसका, जैसे लाल बाबा का,
लाल बाबा के साथ पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर फार्मर्स या फार्मिंग ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो ये पर्सनल क्लेम कर सकता है, जैसे लाल बाबा के साथ इसका। लेकिन जब नॉर्मल सेल का बात आ जाता है ना सर, तब उस केस में आप जब बिजनेस ओपन करके बैठते हो तो आप सोसाइटी एट लार्ज के लिए दुकान ओपन करते हो, किसी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से नहीं जाते। बात सही की नहीं, बोलो आप। मतलब मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल, अगर आप एक नॉर्मल फार्मर्स हो, आप मंडी में जाके, ठीक है, फार्मर्स मंडी में जाके अगर आप बेचना चाहोगे तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? फार्मर्स मंडी देखे हो सर आप लोग? मंडी जानते हो? जैसे रिसेंट ट्रेंड में फार्मर्स का मंडी कुछ ऐसा देखने में होता है कि फार्मर्स फार्मिंग करता है और फिर वो मंडी में जाता है। यहाँ पर आपको अलग अलग सेलर मिलेगा, गवर्नमेंट खुद भी इसके अंदर इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये जस्ट इन पर्सनम में जाएगा या जस्ट इन रेम में जाएगा, मतलब ये ओपन है मार्केट में, ठीक है। तो ये सोसाइटी एट लार्ज इस अगेंस्ट में ये जा रहा है, इवन गवर्नमेंट भी पब्लिक से, मतलब फार्मर से प्रोडक्ट ले रहा है। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि पर्सनम क्रिएट नहीं कर रहा है, क्या सेल, नॉर्मल सेल आप जस्ट इन रेम क्रिएट करके कर रहे हो, लेकिन जब पर्सनम बात आ जाता है तब वो एग्रीमेंट टू सेल के केस में हो जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है सर? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल था किताब में, बट यहाँ पर मुझे अभी नहीं मिल रहा है, अगर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट बेसिकली समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? सेल क्रिएट जस्ट इन रेम एंड दिस क्रिएट जस्ट इन पर्सनम। समझ में आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता दो सर। कोई डाउट है तो पूछो, और इसका एग्जाम्पल्स मैं बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनम का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है डिटेल्स एग्जाम्पल क्या था, वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा नोट्स पे, यहाँ पर मुझे करेंटली नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाता तो मैं आपको बता ही देता। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए होता है और ये पर्सनल लेवल पे होता है, क्या, एग्रीमेंट टू सेल। ओके ना सर, आगे बढ़ सकता हूँ, बोलो? यस सर। ओके, क्या बोलते हैं सर? सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक अलग केसेस है सेल एंड हायर परचेस, ये भी एक बड़ा ही फेमस डिफरेंस माना जाता है। देखने में लगता है कि सेल जैसा, बट एग्जैक्टली सेल नहीं है, बात को समझना सर। Contract of sale resembles with contract of hire purchase very closely, and indeed the real object of a contract of hire purchase is the sale of the goods immediately। ये हायर परचेस के बारे में जो बात हो रहा है ना सर, ये हायर परचेस के ऊपर तो अलग एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होता है। अकाउंट्स में हायर परचेस का ट्रीटमेंट भी होता है, आपको अलग से, स्पेशली इंटरमीडिएट लेवल में, सीए इंटर, सीए में इंटरमीडिएट लेवल में, इवन अकाउंट्स में हायर परचेस अलग से सिखाया जाता है, उसके ऊपर अलग चैप्टर्स होते हैं सर। तो हायर परचेस एग्रीमेंट्स आर गवर्न बाय द हायर परचेस एक्ट, ध्यान से सुनिएगा सर। हायर परचेस एग्रीमेंट आर गवर्न बाय द हायर परचेस एक्ट 1972। क्या फर्क है सेल के साथ हायर परचेस का? जैसे सेल के साथ एग्रीमेंट ऑफ सेल का फर्क आपने देखा, सिमिलरली सेल के साथ हायर परचेस का भी ना एक फर्क है, लेकिन देखने में ना आपको सेल जैसा ही फील होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है, इवन काफी फर्क भी दिख जाएगा आपको। Term hire purchase agreement means an agreement under which goods are let or on hire and under which the hirer has the option to purchase them in accordance with the terms of the agreement and includes an agreement under with। जैसे कि possession of goods is delivered by the owner thereof to a person on conditions that such person pays the agreed amount in a पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट्स। ये बड़ा ही फेमस है, आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हो हायर परचेस के बारे में। हायर परचेस एग्रीमेंट मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मार्केट में बहुत चलता है, बहुत चलता है, मैं आपको आता हूँ। The property in the goods is to pass to such persons on the payment of the last of such installment। The property in the goods, point to be noted sir, the property in the goods is to pass to such persons on the payment of the last of such installment। And point C, such persons has a right to terminate the agreement at any time before the property so passes। सर बात क्या हुआ? चलो सर देख लेते हैं। Nonetheless, a sale has to be distinguished from a hire purchase as their legal incidents are quite different। मतलब जो देखने में सेल है पर सेल आप एग्जैक्टली बोल नहीं सकते। देखने में सेल है बट आप इसको सेल प्रॉपरली बोल नहीं सकते। बहुत सारा केसेस में इसके अंदर डिस्टिंग, मतलब ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं सर, अलग हो जाते हैं सेल और हायर परचेस। अब सर हायर परचेस में क्या होता है, ये सिंपल है, इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देने से आपको समझ में आ जाएगा। सर गाड़ी खरीदना चाहोगे, कौन सा गाड़ी खरीदोगे सर? कार इन ईएमआईस। कौन सा कार ईएमआई में अभी बिक रहा है सर?
SBI कार लोन या फिर समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आप जानते हो कि कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है और फिर आप गाड़ी घर लेके आ सकते हो, ऐसा होता है ना सर? सिलेक्ट कार मॉडल एंड कैलकुलेट दी EMI, होता है ना कि आप जो भी कार लेना चाहते हो, इवन आजकल तो ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता है 0% डाउन पेमेंट, 0 डाउन पेमेंट एंड कार घर लेके जाओ, ऐसे करके आता है। तो एक्चुअली ये जो आप डाउन पेमेंट देके कार घर पे लेके आते हो, ये एक्चुअली क्या परचेस है जानते हो सर? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हायर परचेस। बात समझ में आ रहा है सर? ये जो हम लोग कार डाउन पेमेंट देके लेके आते हैं ना घर पे, तो ये एक्चुअली ये हायर परचेस है। क्यों बोलो तो? आप जब डाउन पेमेंट देके कार को घर पे लाते हो, क्या कार आपका हो जाता है संगे संग? क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है? बताना ना प्लीज, जो लोग कार खरीदने गए हो कभी अगर। नहीं होता है सर। ये कार नहीं जब भी सर, आप घर पे लेके एनओसी नहीं आते हो, मिलता। हाँ एग्जैक्टली सर, नैनोसी नहीं मिलता। इसका मतलब यही है कि वो एक्चुअली हायर परचेस में है। हायर का मतलब आप लोग जानते हो इंग्लिश में क्या होता है? हायर का मतलब भाड़ा, मतलब आप परचेस तो की हो पर भाड़े पे बात समझ रहे हो सर? आपने परचेस तो किया पर एक तरह का भाड़े पे परचेस किया। ये इसका ओनरशिप आपके पास अभी तक नहीं आया। कब आएगा? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ। कार EMI कैलकुलेटर्स, ये बहुत सारा दिखेगा आपको। कार देखो, कार देखो में चलते हैं सर, आजकल बड़ा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कार देखो का। मोस्ट प्रोबेबली राहुल द्रविड़ ऐड दे रहा है कार देखो का। ब्रांड सिलेक्ट करते हैं सर, चलो क्या गाड़ी लेना है? मारुति, हुंडई, चलो हुंडई। सिलेक्ट मॉडल, और ग्रैंड i10, चलो कोई बात नहीं। सिलेक्ट वेरिएंट, 7.5 लाख का गाड़ी है। ओके, तो क्या हिसाब बता रहे देखते हैं सर। क्या डाउन पेमेंट मांग रहा है कार देखो में? सर देखो सर, हायर परचेस थोड़ा देख लेते हैं। डाउन पेमेंट कितना चाह रहा है सर? 84,000 का। टोटल लोन अमाउंट कितना दिखा रहा है? टोटल लोन अमाउंट कितना दिखा रहा है सर? 7,53,447। 7,53,447। इंटरेस्ट कितना करके हैं सर? 9.8% का। डाउन पेमेंट है 84,000 का, ठीक है। लोन पीरियड कितना साल का है? 5 साल का। आप देख पा रहे हो सर? लोन पीरियड है 5 साल का। पेबल अमाउंट है टोटल इंटरेस्ट समेत 9.8% इंटरेस्ट समेत आपको एक्चुअली ये 7.5 लाख का जो गाड़ी है इसके लिए आपको करीब 9.5 लाख पेमेंट करना होगा। आपको लोन पे जब लेते हो ना, तो आपको 2,02,593, मतलब करीब 2 लाख का एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, जो एक्चुअली इंटरेस्ट है। और यही कंपनी का प्रॉफिट है। मतलब किस कंपनी का प्रॉफिट है? जो EMI में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक वाले का, फाइनेंस कंपनी का प्रॉफिट है। यही जो प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल रही है फाइनेंस कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ फाइनेंस कंपनीज, बजाज फाइनेंस, बैंकिंग कंपनीज, SBI कार फाइनेंस, HDFC कार फाइनेंस, बहुत सारा कंपनीज है। चोलामंडलम कार के लिए जाने जाते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज है जो फाइनेंस में प्रोवाइड करते हैं। आपका EMI का अमाउंट 5 साल के लिए जाओगे तो फिर कितना जाएगा सर? 15,934। 15,934 ऐसे करके आपको कितना इंस्टॉलमेंट ऐसे देना पड़ेगा डाउन पेमेंट को छोड़ के? हर साल में 12, तो 5 साल में करीब 60 इंस्टॉलमेंट आपको ऐसा देना पड़ेगा। कितना? 60 इंस्टॉलमेंट। एक एक इंस्टॉलमेंट में अगर 15,000 करके आप देते जाओगे, तब जाके आपका 9,56,000 का जो अमाउंट है ये होगा। और इसके बाद जब आपका 60 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगा, 60 नंबर इंस्टॉलमेंट, जिस दिन आपका इंस्टॉलमेंट का 60th इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगा उस दिन गाड़ी आपका। उससे पहले गाड़ी किसका सर? अगर एक भी इंस्टॉलमेंट बाकी रह गया तो गाड़ी किसका? कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। है ना सर? चलो सर, आपने यहाँ पर एक डील में 2 चीज़ सीख लिया। एक, आपको ये भी थोड़ा पता चल गया कि गाड़ी का सिस्टम क्या होता है, गाड़ी खरीदने का EMI में कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। इवन आप गाड़ी खरीदने जाते हो ना, एक्चुअली वहाँ पर जो फाइनेंस के लोग होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं कि सर आइए थोड़ा बैठिए, पहले फाइनेंस में बात कीजिए, ठीक है। फिर आपका फाइनेंस पाने के लिए भी ना थोड़ा मुश्किल करना पड़ता है सर, ऐसे ही फाइनेंस नहीं मिल जाता। आपका सिविल चेक किया जाता है कि क्या आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी एक डिपेंड करता है। आपका इनकम चेक किया जाएगा। आपका सैलरीड पर्सन को थोड़ा जल्दी मिलता है ऑब्वियसली, बिकॉज सैलरीड पर्सन का इनकम का गारंटी होता है। बिजनेसमैन का इनकम का गारंटी नहीं होता, चाहे आप करोड़ों कमाओ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इनके केस में अगर जो बिजनेसमैन है वो अगर हायर इनकम में आता है ना सर, और अगर वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो भी उनको मिल जाता है।
अगर वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो भी उनको मिल जाता है, बट हाँ अगर सैलरीड पर्सन है या फिर गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है तब तो इजीली ईएमआई मिलता है। इवन गवर्नमेंट भी देखता नहीं है, वो सैलरीड पर्सन देख के ही ना ईएमआई इजीली देता है, ठीक है। तो इस तरह का क्राइटेरिया होते हैं। साथ में सिविल चेक करते हैं, अगर आपका पुराना लोन का फेलियर है ना सर, अगर आप मानो कि पहले लोन लिए थे बट लोन टाइम पे नहीं पे किया, तो मैं आपको बोलता हूँ सर ऐसे केसेस में आपका फिर से लोन पाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप कितना भी पैसा का मालिक क्यों ना हो। अगर आप लोन फेलियर करते हो ना, सपोज मानो कि गाड़ी खरीदने से पहले आपने कुछ दूसरा कोई प्रोडक्ट खरीदा था और उसका लोन आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो गाड़ी खरीदने के टाइम पे अगर लोन पे लेने जाओगे ना, मतलब हायर परचेस पे लेने जाओगे, तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मतलब कैसे भी करके बैंक बार बार आपको फेलियर करेगा, बार बार। फिर उस केस में आपका डाउन पेमेंट अमाउंट बढ़ाया जाएगा, फिर आपको बोलेगा एक काम कीजिए सर, आप कम से कम 50% डाउन पेमेंट कीजिए, तो फिर हम 50% अमाउंट हम लोग आपको लोन दे सकते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट बताएगा, तो जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल का क्रिएट कर सकता है। जो भी हो, आपको हायर परचेज समझ में आया, ये बहुत अच्छा है सर। तो बेसिकली चलो सर देख लेते हैं, सेल तो जानते ही हैं, बस हायर परचेज को से देखना पड़ेगा। द टाइम ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी, ये तो आप जानते हो, संगे संग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चाहे क्रेडिट सेल ही क्यों ना हो सर, बात समझना है, क्रेडिट सेल ही क्यों ना हो, अब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, पेमेंट बाद में करेगा, फिर भी ये सेल है, वो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो आपसे पैसा कलेक्ट करे, गुड्स तो कभी नहीं ले सकता। आप समझ रहे हो ना सर। क्रेडिट सेल में सेल कैश सेल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रेडिट सेल में आप अगर कोई प्रोडक्ट बाई करते हो और आपने पेमेंट देरी करके करते हो, तो आप इसको एग्रीमेंट टू सेल मत समझ लेना। वो सेलर का प्रॉब्लम है कि वो कितना देरी से आपसे पैसा कलेक्ट कर सकता है, आपका प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता अगर वो सेल है तो, ठीक है। वो नॉर्मल कोई भी गुड्स के अंदर यही सब चीज़ होता है, जो डे टू डे मार्केट में चलता है ना, वो सब सेल है, वो कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं है। बट एग्रीमेंट टू सेल क्या है आप लोगों ने देख लिया सर, एग्रीमेंट टू सेल क्या है ये सब आप लोगों ने अभी देख के आया, ठीक है। मतलब हम लोगों ने अभी अभी कुछ ही देर पहले सीखा। हायर परचेज में क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं सर, आपको तो समझ आ गया सर। पोजीशंस ऑफ द पार्टी, द पोजीशंस ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर। अगर सेल हो गया है तो कौन ओनर है सर, सेलर नहीं, बायर है ओनर। लेकिन द पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ द बेली till he pays the last installment. The positions of the hirer is that of a bailey till he pays the last installment. Please try to understand why they called it bailey. ये bailey concept कहाँ से आ गया। एक concept इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर, इसको हम लोग बेलर बेली कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, बेलर बेली कॉन्सेप्ट। चलो सर इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज बेलर बेली कॉन्सेप्ट। हायर परचेज में बेलर बेली कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। कार कहाँ से खरीदे सर, कार देखो से नहीं, कोई शोरूम में जाना पड़ेगा। सर कोलकाता में अच्छा खासा शोरूम क्या है बोलो ना सर, जिसको गाड़ी का नॉलेज है बताओ ना। कोलकाता में कोई भी कार का शोरूम नाम बताओ ना। नेक्सा, क्या क्या बोलते हैं सर, बोलो ना कौन सा शोरूम में जाए। दूली चांद मोटर या भंडारी, चलो भंडारी चलते हैं, ठीक है। भंडारी ऑटोमोबाइल्स, ये इसके साथ मेरा थोड़ा सा जान पहचान बचपन से है। वो क्या है ना, पापा मतलब मेरा फैमिली बिजनेस ट्रांसपोर्टिंग का है, तो मैं ना बचपन से ना ये भांडरी जाने का मेरा आदत था, पापा के साथ या चाचा के साथ लेके चलते थे। वो लोग बहुत अच्छा अच्छा मिठाई खिलाता था, मैं भी बैठे बैठे खाता था इसी चक्कर में जाता था सर, क्या पता ये वो बोर करता था वो ऊपर जाके, वो लोग गाड़ी देखता था, मुझे इतना शौक नहीं होता था, ठीक है सर। ये भंडारी एक्चुअली टाटा का कार बेचता है, आप देख पा रहे हो सर, भंडारी क्या कार बेचता है, टाटा का कार बेचता है। आप बात को ध्यान से सुनना, गाड़ी टाटा का है, टाटा मोटर्स भंडारी ऑटोमोबाइल्स। अरे सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है सर। हाँ सर। बेलर वैली सीख रहा है सर, रियल लाइफ बेलर वैली सीख रहे हैं। वेयर हाउस टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी। चलो सर नेक्सा में जाते हैं, थोड़ा ब्रांडेड कार में जाते हैं, आप लोग पसंद करते हो। अरे कहाँ गाड़ी कहाँ है, शोरूम, शोरूम जाना है, सिटी, अरे सिटी सिलेक्ट एरिया नहीं दिखा रहा है। बलेनो, कोई एक गाड़ी चाहिए हमें, गेट ए रोड प्राइस, बुक ए टेस्ट ड्राइव, बलिनो। चलो बलिनो देख लेते हैं, हाँ चलो ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमें बस गाड़ी चाहिए था और उसका दाम चाहिए था। कितना दाम है सर मारुति बलिनो को, करीब 6.5 लाख से 9 लाख का आसपास पे इसका एक शोरूम प्राइस है कलकत्ता में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है बेलर वैली, ये गाड़ी का मालिक कौन है, कौन बताएगा सर। ये मारुति बलिनो का मालिक कौन है, जब आप बायर हो, आप एक बायर के तौर पे बलिनो खरीदने जा रहा हो, ठीक है। आप क्या हो सर,
बलिनो में बैठने के लिए बड़ा इच्छुक हो और आप बलिनो खरीदने जा रहे हो, तो आप बेसिकली कौन हो सर? बायर, ठीक है, या फिर आपको मैं क्या बोल सकता हूँ, हायरर। हाँ, खरीदने तो जा रहे हो बट रिसेंटली आप क्या पूरा अमाउंट देके लेके आओगे? मैं मान के चल रहा हूँ नहीं, ठीक है, आप 9 लाख का कैश लेके या फिर बैंक ट्रांसफर नहीं करोगे, आप लोन पे लोगे, ठीक है, आप लोन पे लोगे, ईएमआई पे लोगे। तो अगर आप इसको ईएमआई पे लोगे तो फिर मुझे बताओ आप कि अगर आप इसको ईएमआई पे लेते हो तो फिर क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा? यहाँ पर पूरा डिटेल्स है, ठीक है, कि कितना माइलेज है इसका, सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर देके रखा है आपने, सारा का सारा वेरिएंट्स भी चेक कर लिया, और 9 लाख के गाड़ी में क्या है और नॉर्मल गाड़ी में क्या है वो भी यहाँ पर बता के रखा। मारुति बेलूनो सिग्मा, आप लोग इस तरह से ना गाड़ी के फीचर्स चेक कर सकते हो सर, डिटेल्स, जिसको गाड़ी का शौक है, नॉलेज रखना चाहते हो, कर सकते हो सर। जैसे मारुति बेलूनो सिग्मा पेट्रोल में चलता है, मैनुअल है, दाम जितना आगे बढ़ रहा है सर उतना ऑटोमेटिक हो रहा है, कितना सीसी का इंजन है, माइलेज कितना दे रहा है, एक शोरूम प्राइस कितना है, कितना हॉर्स पावर्स का इंजन है, सारा का सारा। चलो सर, गाड़ी का हिसाब नहीं करना है अभी। तो आप एज ए हायरर, ये सॉरी एज ए बायर जा रहे हो बट लोन पे ले रहे हो, इसलिए आपको क्या बोला जा रहा है? अब हायरर हो। अब आपने, हम लोगों ने देखा था वो कार देखो पे कि 60 इंस्टॉलमेंट था, ध्यान से सुनना बात सर, 60 इंस्टॉलमेंट था। अब इंस्टॉलमेंट कौन पे करेगा? ऑब्वियसली जो हायरर है वही पे करेगा, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो मारुति बैलेनो है सर, इसका मालिक कौन है? मैं आपको फिर से आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किस शोरूम में गए सर? भंडारी ऑटोमोबाइल्स। तो गाड़ी बेच कौन रहा है सर? भंडारी बेच रहा है। तो भंडारी कौन हो गया सर? भंडारी एक्चुअली डीलर है, तो यही इसका ओनर है। ये नो, भंडारी ओनर है या टाटा मोटर्स ओनर है, क्या लगता है? हु इज द ओनर ऑफ द कार करेंटली? भंडारी और टाटा मोटर्स, बोलो ना। टाटा मोटर्स। नहीं सर, गाड़ी का ओनर कैसे टाटा मोटर होगा? भंडारी टाटा, होगा सर, क्योंकि हम लोग उसके शोरूम पे गए हैं ना। हाँ भंडारी होगा, टाटा मोटर्स क्यों ओनर होगा? वेरी गुड। गाड़ी का ओनर टाटा मोटर नहीं है, टाटा मोटर इज द मैन्युफैक्चरर। अब भंडारी के साथ टाटा मोटर्स का क्या डील हुआ है, उससे हमें क्या लेना देना? बात समझ रहे हैं? टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरर है, हम जिसके शोरूम में जाएंगे वही ओनर है। अरे शोरूम मतलब दुकान, सिंपल, जिसके दुकान में जाओगे प्रोडक्ट उनका। अरे सर, आप मैगी पैकेट खरीद के लेके आते हो, चलो सर गाड़ी में आप चौंक गए, हाँ, आप मैगी पैकेट खरीद के लेके आते हो, चलो सर, हाँ, ये मैगी पैकेट का ओनर कौन है? दुकानदार या फिर बताओ मुझे, ये मैगी पैकेट का ओनर दुकानदार है या फिर नेस्ले कंपनी है? दुकानदार। दुकानदार है सर। बस वही तो बात है। तो फिर बेलेनो सुन के आपको घबराहट क्यों आ गया कि आप टाटा मोटर्स को ओनर बना दिए गाड़ी का? नहीं सर, दुकानदार जिसके पास जाके आप बेच रहे हो वो खरीदा है, वो खरीदा है, ठीक है, तो जो खरीदा उसका वो सेल हो चुका है भंडारी के पास, यही मान के हम चलेंगे। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। अब बेलर बेली कॉन्सेप्ट किस लिए आ गया कि जितना दिन तक गाड़ी का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता, ये भंडारी का गाड़ी है, और भंडारी आपको ये बोल रहा है कि भाई हम आपको गाड़ी दिया है, ये मेरा गाड़ी है, मैं इसका कौन हूँ? बेलर हूँ, मेरा गाड़ी मैं आपके पास रखने के लिए दिया, आप चलाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन हो? बेली हो, बेली, ठीक है, आप कौन हो? आप बेली हो गए सर। गाड़ी का ओनर, मतलब ओनर जो है वो एक्चुअली बेलर है, जिसका प्रोडक्ट होता है वो बेलर हो जाता है, जिसके पास रखता है वो बेली हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? गाड़ी का ओनर जो है वो बेलर होता है, और यहां पर जब तक आपका 60 इंस्टॉलमेंट है ना, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तब तक गाड़ी का ओनर आप नहीं हो, तब तक आप गाड़ी का ओनर नहीं सर, आप बेली हो, बेली। और गाड़ी का ओनर एक्चुअली जो है वो बेलर है, बेलर, मतलब ये अपना प्रोडक्ट आपके पास रखने के लिए दिया है, बदले में आप उसको पेमेंट कर रहे हो वो अलग बात, लेकिन ये बेलर कॉन्सेप्ट है, वो आपको रखने के लिए दिया है। आप गाड़ी चलाओ, इंस्टॉलमेंट पे करते जाओ, जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे उस दिन बेलर बेली कॉन्सेप्ट खत्म और आपका पूरा सेल हो जाएगा उस दिन। और ये हायर परचेज नहीं रहेगा सर, उस दिन ये हायर परचेज ट्रांसफर होकर सेलर पे ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आया कि वाई भंडारी इज बेलर एंड वाई यू आर बेली? बोलो सर, बोलो। यस सर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट चलता है मार्केट में। हम लोगों को लगता है गाड़ी इंस्टॉलमेंट भी खरीदते हैं ना, सबको ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे मेरा हो गया। अरे आप लोगों ने देखा
कि ऐसा आप लोग देखोगे, एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा होता है। अगर किसी गाड़ी का ईएमआई फेलियर होता है ना, तो लोन डिपार्टमेंट जो होता है ना बैंक का जो लोन डिपार्टमेंट होते हैं, वो बीच रास्ते पे आपका गाड़ी खड़ा करके आपसे गाड़ी छीन के ले जा सकता है। अगर आपने 4 बार 5 बार आपको इंटीमेशन देने के बाद भी अगर आप नहीं करते हो, मतलब लोन पेमेंट नहीं करते हो, तो ये बैंक का जो लोन डिपार्टमेंट होता है ना, ये हमेशा रेडी रहता है कि कहाँ पर किसका गाड़ी चल रहा है, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, आप तो भाग ही सकते हो ना। तो इस केस में वो लोन डिपार्टमेंट आएगा, वो सब उनके पास सब बड़े बड़े सब मतलब एडुकेटेड गुंडा जैसा है सर। वो आके आपको पहले तो अच्छे से प्यार से समझाएगा, फिर 3 बार 4 बार प्यार से समझाने के बाद अगर आप नहीं समझते हो, फिर डराएगा धमकाएगा। उसके बाद तो आपके घर से आके सोसाइटी में आपका इज्जत का कपड़ा बना के और गाड़ी लेके चला जाएगा। समझे? सोसाइटी में इज्जत का कपड़ा बना के ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। और ज़रूरत पड़ने में आपको कोर्ट तक भी खींच सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लो सर। तो समझ में आ गया होगा कि द पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ ए बेली। इसलिए आप क्या बन गए सर? आप हायरर हो बट बेली भी हो। मतलब आपके पास कोई अपना गाड़ी रख के गया है, आपको उसको मतलब बहुत ही प्यार से रखना है। बेली का काम क्या होता है ना, दूसरे का प्रोडक्ट को बड़ा ही जतन से रखना। जतन समझते हो ना, केयरिंग से रखना है। टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। सेल के केस में क्या होता है, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द गुड्स। अगर आपको सेल हो गया ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते सर, ये तो हम लोगों को भी पता है। बट द हायरर में, इफ ही सो लाइक्स, terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installment। समझे कि नहीं समझे? गाड़ी का सेल हो गया, मतलब सॉरी हायर परचेज में आपने गया, बेलिनो का शोरूम से लेके आया, आपने 60 इंस्टॉलमेंट किया, आप 30 इंस्टॉलमेंट भर दिए। 60 इंस्टॉलमेंट चल रहा था ना हम लोगों का, 60 इंस्टॉलमेंट चल रहा था। 60 इंस्टॉलमेंट में से आपने 30 इंस्टॉलमेंट भर दिए। उसके बावजूद भी आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप गाड़ी लेना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, आपने जितना इंस्टॉलमेंट दिया और जितना दिन यूज़ किया आपने बहुत अच्छा किया। आप कंपनी को जाके गाड़ी वापस कर दो, बाकी इंस्टॉलमेंट रिलीज हो जाएगा आपका, मतलब आपको और देना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? अरे सर ऐसा होता है, आप लोग जानते हो या फिर आज जान रहे हो, या फिर किसी को सच में पता है कि हाँ सर ऐसा होता है? हाँ सर, ये जैसे बाइक लिए थे तो उसमें जो वहाँ से कार्ड मिला रजिस्ट्रेशन का, उसमें बैंक का नेम स्टार मार करके लिखा हुआ था, और जब पूरा वेरी हो गुड, गया तो उसको दे के एनओसी बैंक से लेके दिए, तब जाके फ्रेश कार्ड मिला ऑनर। वेरी गुड, जानते हो, वेरी गुड सर। तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप समझ गए। बार्डन ऑफ रिस्क ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। बायर का केस में देख लो, द सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। ऑब्वियसली अगर बायर इंसॉल्वेंट है सेल के बाद, तो रिस्क सेलर पे। द ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इफ द हायरर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट। द ओनर हैज द राइट टू टेक बैक। इस पे ये हायर परचेज में जो ओनर है बेसिकली, इस पे सेलर नहीं बोल रहा है, आप देख पा रहे हो। जैसे मैं भंडारी को क्या बोल रहा था, भंडारी को मैं क्या बोल रहा था, ओनर बोल रहा था ना बार बार। तो भंडारी टेक्स नो सच रिस्क फॉर इफ द हायरर, मतलब हायरर मींस बायर, फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। मतलब भंडारी के पास राइट है कि वो आपसे गुड्स लेके छीन के जा सकता है, वो आपको रिस्क नहीं लेगा उसका। लेकिन सेल के केस में सेलर को रिस्क लेना पड़ेगा। अगर वो क्रेडिट सेल है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो सेलर का रिस्क है। तो ये देखना पड़ेगा सर, कब रिस्क सेल हो रहा है, कब एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, द बायर कैन पास ए गुड टाइटल बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब एकदम ठीक ठाक परचेसर फ्रॉम इन। द हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू ए बोनाफाइड परचेसर। चाहे परचेसर कितना भी सॉरी बोनाफाइड हो। सर, एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, आपका आवाज ना थोड़ा कट कट के आ रहा है। कुछ स्क्रीन भी शेयर किए हुए हैं क्या सर? कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर किया हुआ है मतलब स्क्रीन तो शुरू से शेयर किया हुआ है। नहीं सर, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैक पूरा दिख रहा है, और ना आपका आवाज भी क्लियर उतना अच्छे से नहीं आ रहा है। सबके साथ क्या ऐसा हो रहा है क्या? हाँ सर, আমি দেখছি সব। आवाज আসছে? হ্যাঁ স্যার। ओके, एक काम करना साक्षी, फिर से रिजॉइन करना, नहीं तो 1 मिनट रुक जा। या तो तू ओके सर। 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, रुक जा। ओके। देख अभी फिर से देख, तो स्क्रीन दिख रहा है कुछ? स्क्रीन ठीक है
या नहीं? अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर से रिज्वाइन कर, आई होप कि ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं है तो फिर एक बार रिज्वाइन कर, ठीक हो जाएगा। साक्षी बोल, समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। अच्छा सर देखो, अच्छा ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो समझ में आ गया ना सर, कि हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप का टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता इवन टू ए बोनाफाइड परचेसर। बोनाफाइड मतलब वो सच्चा है, वो ट्रू है, पर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता, मतलब हायर परचेस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर ऐसे ही हो जाता है टू ए बोनाफाइड परचेसर फ्रॉम हिम ऑटोमेटिकली। रीसेल में क्या होता है, द बायर इन ए सेल कैन रीसेल द गुड्स, बायर जो है वो गुड्स खरीद के फिर से किसी को बेच सकता है। हायर परचेजर में आप हायर परचेज में गाड़ी खरीद के किसी को सेल कर सकते हो क्या? हेलो, हायर परचेज में गाड़ी खरीद के आप गाड़ी किसी को बेच सकते हो? क्या लगता है आप लोगों को? नो सर, नो सर। कभी नहीं कर सकते सर। हायर परचेज में एक्चुअली आपके पास राइट नहीं है, वो बहुत लोग करता है सर, बहुत लोग करता है। हाँ सर बोलो। तो আমার কাছে নেই তো। एग्जैक्टली सर, लेकिन फिर भी बहुत लोग करता है। क्या किया ना, गाड़ी खरीदा, कुछ दिन यूज़ किया, फिर बगल वाले कोई मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स को बोल रहा है कि आप मेरा गाड़ी ले लो। एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, सिंपल एडजस्टमेंट करता है। सपोज दिस इज मिस्टर ए के पास बलिनो वो हायर परचेस में लिया था, और मिस्टर एक्स को बोल रहे हैं कि आप लेके देखो, मुझे मैं आपको इसको सेल कर देता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली सेल नहीं कर सकता। इसका जितना ईएमआई है ना, मिस्टर ए का जितना ईएमआई है वो एक्चुअली मिस्टर एक्स पे करता है, और गाड़ी मिस्टर ए क्या कर दिया, मिस्टर एक्स को दे दिया। या फिर वो इस पे जाके शोरूम में जाके नाम ट्रांसफर कर सकता है कि इतना दिन बेली मैं था, अब बेली इसको करना पड़ेगा, वो नेम ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा प्रोविजन है। बट मिस्टर ए के पास कोई राइट नहीं है कि वो मिस्टर एक्स को गाड़ी बेच दे। ये राइट मिस्टर ए के पास नहीं है, बिकॉज ये गाड़ी उसका ओनरशिप में ही नहीं है, हायर परचेज में है। तभी आएगा ना जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। सर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है सर, वैसे ही हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? तो मेरा मतलब नेटवर्क, ना स्क्रीन दिख रहा है ना आपका आवाज क्लियर आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली तुम्हारे वहाँ पर नेटवर्क इश्यूज हो गया, नेटवर्क स्टेबल नहीं रहता है, इसीलिए दिक्कत हुआ। ठीक है, अगर तुम कोशिश करो ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यही क्लास रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूंगा आज के अंदर ही, देख लेना एक बार। ठीक है, अगर ठीक है सर, थैंक ज़्यादा यू। दिक्कत होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर सुन पा रहे हो तो कोशिश करो जितना हो सकता है। ये सर हम नेटवर्क, ना एकदम कान में सटा के आपका आवाज सुन रहे हैं, नहीं जैसे नहीं, बात करते हैं उस मैं तरीके समझ से। पा रहा हूँ। तुम एक काम करना, तुम मुझे ना एक बार क्लास के बाद मुझे एक बार कॉल करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ये नेटवर्क इश्यूज को कैसे ठीक किया जा सकता है, आई विल सजेस्ट समथिंग। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। देखो कोशिश करो जितना हो सकता है करो। Okay. अच्छा, रीसेल, रीसेल में द बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, और इसमें रीसेल नहीं हो सकता, ये तो समझ ही गए सर। अच्छा, एंड सेल एंड बेलमेंट के बारे में देख लो सर, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सेल एंड बेलमेंट। ठीक है, सेल एंड बेलमेंट। अब बेलमेंट एंड सेल में क्या होता है कि सेल तो आप समझ ही गए, मैं बस बेलमेंट आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट बता दो। बेलमेंट इज a delivery of the goods for some specific purpose under a contract on the condition that same goods are to be returned when the purpose is accomplished to the bailor or are to be disposed of according to the directions of the bailor. Provisions related to the bailment are regulated by the Indian Contract Act 1872. हायर परचेज का अलग एक्ट है सर, लेकिन बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, बेलमेंट को कहाँ मतलब मेंटेन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंटेन किया जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेल, दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेल। अब मैं आपको बताता हूँ सर बेलमेंट और सेल में क्या फर्क है। देखने में सेल जैसा, बट एक्चुअल में सेल है नहीं। ऐसे बेलमेंट के बारे में मैं आपको अभी बता रहा था कि हायर परचेस के अंदर भी, हायर परचेस के अंदर भी बेलर बेली कॉन्सेप्ट आ गया। तो फिर आप बोल सकते सर तो फिर वही बेलमेंट हो गया ना, नहीं सर, वो एग्जैक्ट बेलमेंट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों एग्जैक्ट बेलमेंट नहीं हुआ? बिकॉज एग्जैक्ट बेलमेंट में क्या होता है कि जो बेलर होता है ना, बेलर अपना प्रोडक्ट बेली को देता है, और बेली को एक सर्टेन टाइम के बाद उसको वापस कर देना होता है। लेकिन बेलमेंट में ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हायर परचेज में थोड़ी ना ऐसा कॉन्सेप्ट है कि क्या गाड़ी आपको सच में भांडारी मोबाइल्स आपको क्या गाड़ी सच में दिया था, मतलब वापस करने के लिए थोड़ी ना आप खरीदे हो।
हाँ सर, मुझे बस इतना बताओ, ये जो मारुति बेलेनो है, क्या आप थोड़ी ना भंडारी ऑटोमोबाइल्स को वापस कर दोगे? वो तो तब वापस हो जाएगा जब आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाओगे। अगर आपका 60 इंस्टॉलमेंट कंप्लीटेड हो जाता है तो फिर आपका बेलमेंट खत्म होता था ना। आफ्टर 60 इंस्टॉलमेंट ये बेलर बेली कॉन्सेप्ट खत्म ना, ये भंडारी के साथ कॉन्सेप्ट खत्म। तो आप इधर भंडारी बेलर है और दूसरा तरफ में आप खड़े हो। हाँ सर, बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बेली है। हाँ सर। लेकिन जैसे ही आपने 60 इंस्टॉलमेंट खत्म कर दिया, बेलर बेली कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, नो इशू। बट रियल बेलमेंट का, एक्चुअली बेलमेंट में ही बेलर बेली कॉन्सेप्ट का बात होता है। तो रियल बेलमेंट में ना ऐसा नहीं होता। रियल बेलमेंट में कस्टमर्स, मतलब जो बेली है, उसको सीरियसली सर्टेन टाइम के बाद जो प्रोडक्ट वो बेलर से लिया, मतलब बेलर जो प्रोडक्ट एक्चुअली बेली के पास दिया था उसको वापस करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल दे दो ना सर। सर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ गया सर, बेलमेंट का। चलो पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर समझ जाएंगे। पहले एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं। सर बेलमेंट इन बैंकिंग सिस्टम, एक सेकेंड रुको। बेलमेंट इन बैंकिंग, बैंकिंग बहुत सारा है, मैं बैंकिंग में बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा अभी। यस, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। In a banking law, a customer is considered as the bailer and the banker is considered as the bailee. The person partly that entrusts goods to a bailee is called bailer. The customers who deposit the things in the box for safe custody with the bank becomes the bailer and the bank becomes the bailee. मैं सिंपल बोलता हूँ सर, हम लोग बैंक में जाके गोल्ड वगैरह डिपॉजिट करते हैं। अरे ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, या फिर जिसके पास जो भी अच्छा खासा संपत्ति है, क्या हम उनके पास डिपॉजिट करते हैं? लॉकर वगैरह फैसिलिटीज लेते हैं? यस और नो? बोलो सर। ये फैसिलिटीज होता है ना, SBI लॉकर वगैरह होता है। अगर आप देखो कि SBI लॉकर फैसिलिटीज, उसमें जाके आप एक्चुअली, नॉट ओनली SBI, हर बैंक का होता है SBI लॉकर। मैं इसे लिखूंगा, लॉकर चार्जेस। ये लॉकर चार्ज या लॉकर रेंट किस बात के लिए SBI लेता है आपसे? हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, स्मॉल लॉकर्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब लिखा हुआ है, SBI लॉकर चार्जेस। आप कुछ भी रखते हो ना, ठीक है, उसका एक चार्जेस बना हुआ है। अर्बन एंड मेट्रो सिटीज पे 2000 प्लस GST, रूरल एंड सेमी अर्बन में 1500 प्लस GST। ठीक है। SBI ऑल्सो इम्पोजेस वन टाइम लॉकर रजिस्ट्रेशन चार्जेस 500 प्लस GST फॉर स्मॉल एंड मीडियम लॉकर्स, वाइल एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर्स यू कैन पे अप टू 1000 प्लस GST। तो ये क्या होता है, जब हम SBI में जाके कोई प्रोडक्ट को रखते हैं या फिर जो भी बैंक में जाके रखते हैं, तो प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट मेरा। तो बेलर कौन हुआ सर? प्रोडक्ट मेरा है, दिस इज मी, और मैं जा रहा हूं कहाँ? SBI पे। तो SBI कौन बन गया मेरा? SBI मेरा बेली है, और ये मेरा, मैं कौन हूं सर? मैं बेलर हूं, है ना? मी बेलर एंड SBI हो गया बेली। अब हम दोनों के बीच में चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपना कुछ कीमती प्रोडक्ट उसके पास रख रहा हूँ, वो बदले में चार्जेस ले रहे हैं, वो अलग बात। तो जब मैं बोलूँगा कि भाई, मैं कभी कभी हो सकता है ना 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स के लिए मैं इसके पास रखा, फिर सर्टेन टाइम के बाद SBI को क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस करना पड़ेगा। ये सर नो? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। बेलर बेली का और भी 2-3 अच्छा एग्जांपल्स मैं आपके दे सकता हूँ। सर आप लोग क्या बोलते हैं, बेलर बेली में बहुत बिजनेस होता है, लेकिन अगर मैं आपको एकदम सोशल मैटर पे बताऊं, डॉग, पालतू कुत्ता, डोमेस्टिक डॉग, ठीक है, क्या कौन सा डॉग के नाम बताओ सर? डोमेस्टिक डॉग में, डोमेस्टिक डॉग में बहुत फेमस क्या है? लैब्राडोर। हाँ, लैब्राडोर लैब्राडोर। क्या स्पेलिंग क्या है? LABRADOR, वही तो सर। ओके, डोमेस्टिक डॉग लैब्राडोर। अच्छा, लैब, अच्छा इसको लैब लैब बोलते हैं, अच्छा। तो लैब बोलता, मैं ये सुना था वो, ओके कोई बात नहीं। सपोज मानो कि ये लैब आपका है, ठीक है, चलो स्नेशिश का लैब है। अब स्नेशिश क्या कर रहा है, कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता है, तो वो लैब को लेके जा नहीं सकता, ठीक है, लैब्राडोर रिट्रीवर को लेके नहीं जा सकता। तो इसको लेके नहीं जा सकता, तो फिर क्या करेगा? अपने दोस्त के पास रख के जाएगा। हाँ सर, तो फिर यहाँ पर स्नेशिश कौन बन गया सर? बेलर, और उसका दोस्त क्या बन गया? बेली। अब स्नेसिस ये भी बोला था उसके फ्रेंड को कि भाई, इसको मेंटेन करने के लिए मैं 1 महीना नहीं रहूंगा, 1 मंथ में जितना खर्चा होगा इसका मेंटेनेंस का,
ये सारा का सारा खर्चा तू मुझसे लेगा। तो उसका फ्रेंड इसका सारा मेंटेनेंस का खर्चा रखा, सारा का सारा मेंटेनेंस किया। अगर कुछ चार्जेस भी रखा वो भी कर सकता है, लेकिन मैं दोस्त है तो मान रहा हूं कि चार्जेस कुछ नहीं लिया, सिर्फ मेंटेन किया। लेकिन मेंटेनेंस चार्ज क्या बेलर देगा ना सर, मतलब स्नेहाशीष देगा ना अपने फ्रेंड को? ये सर नो, क्या रे स्नेहाशीष, अपने फ्रेंड को Yes, देगा sir. ना? Yes, sir. बस हाँ सर। बेलर बेली कॉन्सेप्ट, सिंपल बात। इसे कॉन्सेप्ट में बहुत सारा बिजनेस चलता है, बैंक का बिजनेस चलता है, कुत्ता रखने का बिजनेस चल सकता है। ऐसा कुत्ता नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, डॉगी बोलो कोई बात नहीं, कुत्ता बोलने से खराब लगता है ना सर? इंग्लिश में बोलने से मतलब गाली भी अमृत बन जाता है। ये भगवान, क्या मैंने सही बोल दिया सर? इंग्लिश में कुछ भी बोलो, अगर आप गाली देते हो देसी भाषा में बोलते हो तो वो गाली, इंग्लिश में बोल जाने से वो क्या बन जाएगा? अमृत बानी। ओके, शायद आप लोगों को मेरा बात पसंद नहीं आता है कभी कभी। अच्छा, ये आप लोग ये जानते हो सर, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे जहाँ पर बच्चे लोगों को रखा जाता है, मतलब वो खेलते कूदते हैं, प्ले हाउस, प्ले हाउस बोलता है ना? सर प्ले स्कूल। प्ले स्कूल, हाँ प्ले हाउस फॉर किड्स। हाँ, ये प्ले हाउस में ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में बना है। प्ले हाउस का कॉन्सेप्ट भी ना कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट में बनता है कि ये बच्चा लोगों को ना यहाँ पर अपना पेरेंट्स जो है कुछ देर के लिए वो मतलब कहीं पर शॉपिंग वगैरह कर रहा है या फिर किसी डॉक्टर विजिट्स वगैरह कर रहा है, तो ऐसा केसेस में वो क्या करता है, बच्चा लोगों को ना प्ले हाउस में छोड़ के जाता है। ठीक है, बच्चा लोगों को प्ले हाउस में छोड़ के जाता है, और फिर प्ले हाउस क्या करता है, जितना देर के लिए वो प्ले हाउस बच्चे को देखता है या मेंटेन करता है, वो एक्चुअली उतना देर के लिए ये इनका क्या बन गया, बच्चा का ओनर कौन है, उनका पेरेंट्स। तो पेरेंट्स एक्चुअली इसका क्या है सर, बेलर, और ये प्ले हाउस क्या बन गया उसका, बेली। ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है ना एग्रीमेंट में, मतलब जितना देर का वो फॉर्म होता है, ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, इससे भी छोटा छोटा बच्चा को भी रखने का सिस्टम होता है, तो वो उसके लिए भी बेलर बेली में काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट इन बेलर बेली कॉन्सेप्ट, लेकिन वो प्रॉपर सेल नहीं माना जाएगा, बट हाँ इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज़रूर ट्रीट किया जाता है। आई होप आपको एग्जाम्पल्स बड़ा ही पसंद आया एक एक। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, सो इट इज ट्रांसफर्ड ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस ऑफ गुड्स from the bailor to the bailee for any of the reasons like safe custody, carriage, etc. So it is transfer of special property. Return of goods, the return of goods in contract of sale is not possible. The bailee must return the goods to the bailor on the accomplishment of the purpose for which the bailment was made. जिस पर्पस के लिए बेलमेंट हुआ था, डॉगी रखने का जितना दिन का पर्पस था फुलफिल हो गया, अब वापस कर दो। अब स्नेहाशीष घूम के आने के बाद, स्नेहाशीष अपना काम कंप्लीट करके 1 मंथ बाद जब वापस आ रहा है, उसका फ्रेंड बोल रहा है नहीं भाई तेरे रिट्रीवर से ना मेरा प्यार हो गया, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। नहीं बोल सकता, वो ऐसा नहीं बोल पाएगा। अरे फिर केसेस चल जाता है, अगर आप प्रूव कर सकते हो तो नहीं, मुश्किल हो जाता है। कंसिडरेशन, द कंसिडरेशन इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी। इस केस में द कंसिडरेशन में बी ग्रेट्यूटस, जैसे कि मैं बोल रहा था, ग्रेट्यूटस भी हो सकता है, नॉन ग्रेट्यूटस भी हो सकता है। मतलब वो क्या होता है ना कि जैसे कि ये क्या बोलते हैं, स्नेहाशीष का जो फ्रेंड, स्नेहाशीष का डॉगी को देख रहा था, खाना वगैरह भी दे रहा था, उसके बदले स्नेहाशीष का दोस्त स्नेहाशीष को बोला भाई तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता, ठीक है, तेरा डॉगी मेरा डॉगी, क्या बात है, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया ना, ये स्नेहाशीष के लिए ग्रेट्यूटस बन गया। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन उस कुत्ते के पीछे स्नेहाशीष का मंथली 5000 का खर्चा आता है। खर्चा आता है सर, काफी खर्चा होता है। 5000 तो भी मैं कम बोल दिया, 10,000 20,000 का खर्चा आ जाता है एक डॉगी पालने में। तो ग्रेट्यूटस भी हो सकता है और नॉन ग्रेट्यूटस भी हो सकता है। ओके सर, सेल बेलमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई होप, एग्जाम्पल समेत एकदम फाड़ू क्लियर हो गया। बोलो सर बोलो। हाँ सर। कॉन्सेप्ट जितना क्लैरिटी रखोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट में गड़बड़, क्वेश्चंस में भी गड़बड़, सीरियसली। इसलिए डिटेल्स में ही समझो और डिटेल्स में ही पढ़ा करो। खुद का पढ़ाई भी जब सेल्फ स्टडी किया करोगे ना, तो डिटेल्स में ही पढ़ना चाहिए, ये आधा अधूरा नहीं करना है। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर वर्क एंड लेबर, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर work and labor. A contract of sale of goods is one in which some goods sold are to be sold for a price, but where no goods are sold and there is only the doing or rendering of some work of labor, then contract is only for work of labor and not sale of goods. Where the gold is supplied to a goldsmith for preparing an ornament, or when an artist is asked to paint a picture, ठीक है, तो इसको ना सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर बोलते हैं।
A contract of sale of goods is one in which some goods are sold, are to be sold for a price, but where no goods are sold, but there is only the doing or rendering of some work of labor. जैसे कि वो गोल्ड के केस में आप समझ रहे हो ना कि आपके पास कोई सोना है, आप बात को समझना, आप सोना को दुकानदार को दे रहे हो और उसको बोल रहे हो कि भाई मेरा इस सोना से मेरे लिए एक कान का बना देना, मतलब क्या बोलते थे, ईयर रिंग बना देना, या फिर एक नोज रिंग बना के देना, ठीक है। तो ईयर रिंग बनाना, नोज रिंग बनाना, नेकलेस बनाना, वो उस गोल्ड को लेके कर रहा है और बदले में आपको वो गोल्ड पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। वो बस अपना क्या लेता है सर, लेबर ही लेता है। ये गोल्ड का जो दुकान होता है ना सर, ये एक्चुअली किस चीज़ का दाम लेता है, अपना जो लेबर है या अपना जो डिज़ाइन है उसी का चार्ज लेता है। आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट ए पिक्चर, आर्टिस्ट ने आपको एक पिक्चर बना के दिया, तो वो क्या ना थोड़ी ना आपको सेल कर दिया कुछ, वो अपना पिक्चर का दाम लेता है जो वो बना के देता है। तो उसको सेल नहीं बोल सकते, उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में क्या बोलेंगे, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। इसके ऊपर एक कॉस्टिंग भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। डोंट वरी, अभी कॉस्टिंग का बात ज़रूरी नहीं है। जो लोग कॉस्टिंग का पढ़ाई करोगे आगे मैम से, उनको तो पता है, या फिर कर लोगे बाद में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, सिंपल है। सेक्शन 5 क्या बताता है, According to section 5 subsection 1, a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. The contract may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both, or for the delivery or payment by installments, or that the delivery or payment or both shall be postponed. मतलब दोनों ही बाद में होगा। Further, as per section 2 of section 5, subject to the provisions of any law, for the time being in force, a contract of sale may be made in writing or by word of mouth. Yes sir, word of mouth को बड़ा ही जतन से बोला गया है, मतलब केयरिंग से बोला गया है। क्यों सर, बिकॉज हमारा जबान भी पक्का होना चाहिए। आजकल मुश्किल क्या हो रहा है ना सर, हमारा जुबान बड़ा पक्का नहीं है किसी का भी, मतलब इंसान जो बोलता है वो करता नहीं है। मतलब हम लोग ना आजकल झूठ बोलने में माहिर बन गए हैं सर। झूठ छोड़ो, झूठ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मुश्किल क्या हो रहा है ना कि मतलब हम जो बोलते वो करते नहीं हमेशा। वर्ड, इसलिए ना मतलब लॉ भी बोलते हैं नहीं, वर्ड ऑफ माउथ को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाना चाहिए। वो अलग बात कि कोर्ट ऑफ लॉ में आप प्रूव नहीं कर पाओगे वर्ड ऑफ माउथ के बोलोगे, तो हमेशा आपको रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो आप लोग ये कोई एक मूवी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जॉली LLB होगा या फिर कुछ समथिंग लाइक दैट, अक्षय कुमार का एक मूवी था मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें एक सीन था, उसमें वो तुकाराम बोल के कोई था, तो तुकाराम कोर्ट में आया है, वो बोल रहे कि मैं तुकाराम, ठीक है, मैं ही तुकाराम, मैं जिंदा हूँ, मैं ही तुकाराम। तो बोल रहे तो तुकाराम है तो प्रूव कैसे करेगा, तो बोलते मैं ही तुकाराम, लेकिन पुलिस उसको डेथ कर दिया सर कि वो तुकाराम मर गया है, ठीक है। तो तुकाराम जिंदा ही कैसे पता चलेगा, तुकाराम का मतलब बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तुकाराम का आधार कार्ड चाहिए, तुकाराम का वोटर कार्ड चाहिए, ये तुकाराम को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ। तो जिंदा होने के लिए आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स बोलना है, आपका वर्ड ऑफ माउथ काम नहीं कर रहा है कि तुकाराम जिंदा है, इसका प्रूफ कैसे करोगे। बात को समझ में आ रहा है, उसका आधार नहीं है, वोटर नहीं है, उसका कुछ नहीं है, ठीक है, इवन उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन उसका डेथ सर्टिफिकेट है, तो वो तुकाराम डेथ है। बट तुकाराम खुद आके बोल रहा है कि मैं जिंदा हूँ, बट तुकाराम को कोई नहीं मान रहा है कि वो जिंदा है या फिर वो तुकाराम है बोल के। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट में अगर फंस जाए ना, तो इन दैट केस फिर वर्ड ऑफ माउथ काम नहीं करता। बट फिर भी लॉ इसको बड़ा ही प्यार से बोलता है कि चाहे सेल ऑफ गुड्स हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, वर्ड ऑफ माउथ का हमेशा बड़ा ही कदर है सर। नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, ऐसे तो कोरोना खत्म कर रहा है, उससे ज़्यादा तो सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि वो क्या बोले सर, हमारा जो रिलेशनशिप खत्म कर रहा है आज के डेट में। मैं सबसे ज़्यादा कंसर्न किस बात को लेके हो जानते हो, ये कोरोना तो है ही सर, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे इंसान के बीच में यूनिटी बहुत ख़राब है। हम लोग एक दूसरे से जलते हैं, कोई किसी को प्यार मोहब्बत बोल के आजकल कोई चीज़ होता नहीं है, बहुत कम हो गया है। अगर किसी कहीं पर दिख जाए ना किसी फैमिलीज़ में, तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा मेरा भी ज़िंदगी में होता है, या फ़ोटो खींच के रखते हैं भाई क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। तो मुश्किल बढ़ रहा है डे बाई डे, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक, यूनिटी एकदम ख़राब है। हाँ, सब अपना समझते हैं, कोई किसी दूसरे का मतलब दुख दर्द क्या है, मेरा है ना अपना, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। ऐसा ही चल रहा है आजकल दुनिया में, कोरोना से भी भयंकर वायरस। क्या मैं गलत बोल दिया सर, या मैंने थोड़ा सा भी हो सही बोला सर? हाँ सर, यूनिटी और इम्यूनिटी दोनों कम पड़ रहा है अभी। जो भी हो सर, मैं तो एक्चुअली इसलिए बोला कि क्योंकि कोरोना हो या जो भी हो, सबको यूनाइटेड होकर काम करना चाहिए। लेकिन अगर सभी कोई सिर्फ अपना अपना सोचेगा तो फिर क्या बात है सर। चाहे कोई भी हो, सब अपना सोचते हैं, कोई किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, सब अपना सोचते हैं। अब सोचते रहे सर अपना, ऐसे करते करते जैसे दुनिया सेल्फिश बनेगा ना, तो सेल्फिश दुनिया के लिए दवाई भी है,
क्या है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में पाप बढ़ गया है बोल के, मतलब मैं इसे पाप पुण्य तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत ऑब्वियसली, बट ऐसा कभी कभी फील आता है कि जिस तरह से कोरोना सबको घर के अंदर बंद करके रखा रहा है, बार बार रख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आता है कि ये पाप पुण्य का जो बाइफर्केशन है, या फिर जो बाइफर्केशन नहीं बोलना चाहिए, जो आइडेंटिफिकेशन है, आजकल इंसान पाप पुण्य सोचता ही नहीं है कि किसमें मेरा पाप है किसमें मेरा पुण्य है। मतलब पहले एक, आजकल कोई दुआ नहीं कमाना चाहता, सब सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। सही बोला ना सर? बोलो कोई। हेलो हेलो, আবার নেট চলে গেল, আবার নেট চলে গেল, নেট চলে গেল আবার। আরে রাউটারটা কাজ হচ্ছে না, এসি বসছে রাউটারে কাজ হচ্ছে তো। হ্যাঁ, বেরিয়ে যায় আর কি। आवाज आ रहा है क्या? হ্যাঁ স্যার আসছে আসছে, আমি বলছি স্যার আমার নেট চলে গেছে। नहीं नहीं, मेरे यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इश्यूज था। ठीक है, मेरे यहाँ सर पर एक थोड़ा जगह यूट्यूब में दिखा रहा था कि जो माया कैलेंडर था ना, जिसमें 2012 का दिखाया था, वो एक्चुअली दूसरा हाँ। लैंग्वेज का है। तो हो सकता है वो 2012 नहीं बल्कि 21 था, इधर पढ़ लिया गया होगा। पता नहीं सर, शायद, वो तो मुझे नहीं जो तो पता साइन सीरियस। लैंग्वेज में था, तो उसका कॉन्सेप्ट था कि 2021 था असल में वो। नहीं नहीं, मैं इतना ये अभी नेगेटिव नहीं सोच रहा, मैं इतना नेगेटिव नहीं सोच रहा, बट सीरियसली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसान को होना चाहिए सर, थोड़ा तो सिंपैथेसाइज होना चाहिए। मतलब करुणा बोल के एक चीज़ होता है, दया करुणा प्यार मोहब्बत मिसिंग है। सीरियसली आप लोग भी थोड़ा सा नज़र डालो, आपको भी पता चलेगा। मतलब सीरियसली वही मैं बोल रहा था ना, कोई दुआ कमाना नहीं चाहता, सब पैसा कमाना चाहता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं भी उसी चीज़ में आता हूँ। मैं थोड़ी ना मैं बोल रहा था कि मैं थोड़ी ना पुण्य कमा लिया, ऐसा नहीं है। दुनिया का बात कर रहा हूँ, मतलब जो समाज हम लोगों ने आजकल बना के रखा है ना, डेंजरस समाज बन गया है सर। ओके देखो, आर एग्रीज टू डिलीवर हिज ओल्ड मोटरसाइकिल वैल्यूड ₹25,000 to Ash in exchange for a new motorcycle and agrees to pay a difference in cash, and it is a contract of sale. A contract of sale may be made in the following modes. Contract of sale is made by an offer to buy a sale of goods for a price and acceptance of such offer. There may be immediate delivery of the goods. ठीक है, immediate delivery of the goods, ये तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया। There may be immediate payment of price, but it may be agreed that the delivery also is made at some future date. There may be immediate delivery of the goods and an immediate payment of price. It may be agreed that the delivery of payment or both are to be made in installments. मतलब सेल है बट हर तरह का सेल हो सकता है। It may be agreed that the delivery or payment or both are to be made in installment. It may be agreed that delivery or payment or both are to be made in some future date. अरे भाई कुछ भी हो सकता है। There are 6 types जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड करके सेल कर सकते हैं। 6 तरीका है सर। कॉन्ट्रैक्ट और सेल में भी मेड एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। आपको हर एक मोड के बारे में हमेशा सेंस रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ, आप फिर से एक बार देखो। Contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and acceptance of such offer. There may be immediate delivery of the goods. ठीक है, मतलब जैसे ही सेल हो गया इमीडिएट गुड्स का डिलीवरी हो गया। देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, अब इमीडिएट प्राइस पेमेंट करो, बट इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी इज टू बी मेड इन सम फ्यूचर डेट। पेमेंट अभी, गुड्स बाद में। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बट पेमेंट इमीडिएटली होगा। पेमेंट भी इमीडिएट, डिलीवरी भी इमीडिएट। इट मे बी एग्रीड दैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, दोनों हो सकता है। इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट और बोथ आर टू बी मेड इन सम फ्यूचर डेट। समझ में आया सर 6 पॉइंट्स? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का 6 पॉइंट समझ में आया सर? ओ सर बोलो। अरे मेरा साउंड है कि नहीं आप लोगों के पास? बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, जिसके बारे में सेक्शन 6 बता रहा है, द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स दैट आर एक्वायर्ड, ओन्ड और possessed by the seller, or future goods. There may be a contract for the sale of goods
the acquisitions of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. जैसे कि a contract or sale of certain cloth to be manufactured by a certain mill is a valid contract. Such contracts are called contingent contract. मतलब contract हो रहा है कि कुछ मिल को, कपड़ा का मिल है, क्लोथ मिल, उनको बता रहे कि भाई हमें इतना कपड़ा बना के दो, कपड़ा अभी तक बना नहीं है, फ्यूचर में बनेगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉन्टिंजेंट बोलेंगे। फ्यूचर में बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, अभी तक बना नहीं है तो फ्यूचर गुड्स, कपड़ा अभी तक बना नहीं है, मिल में बनेगा तो कॉन्टिंजेंट है, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। whereby a contract of sale the seller purports to affect the present sale of future goods, the contract operates as an agreement to sale of the goods. Goods perishing before making the contract, section 7 बता रहा है goods perishing before the making of contract. A agrees to sell B 50 bags of wheat stored in A's godown. Due to waterlogging, all the goods stored in the godown were destroyed. At the time of agreement, neither parties were aware of the fact. The agreement is void. मतलब जब ये घटना घट रहा था, दोनों पार्टीज को पता नहीं था कि ऐसा वाटर लॉग होकर गुड्स खत्म हो जाएगा, तो एक्चुअली एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। अब लॉस जिसका हुआ है उसी को भुगतना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली बेसिकली ए का ही लॉस है सर, सेलर का ही लॉस है, यहाँ पर बायर का लॉस नहीं होगा क्योंकि गोडाउन में हुआ है। कहाँ हुआ है सर? गोडाउन में। तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 7। सिमिलरली गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, good perishing before the sale but after agreement to sell, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their descriptions in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided or becomes void. मतलब ये भी ऐसा भी हो सकता है कि एज पर देयर डिस्क्रिप्शंस ऐसा नहीं होना चाहिए था कि गुड्स का जो एक्सपायरिंग है या पेरिशिंग है वो बाद में होना था, बट ये हो गया, तो ऐसा केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है। ठीक है। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बिकम void। मतलब फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट टू सुपरवेनिंग, मतलब फ्यूचर में गुड्स बनेगा और वो गुड्स पेरिश हो जाएगा, ये तो सोचना मुश्किल है। जो गुड्स अभी बना ही नहीं है उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर दें? आप बात समझ पा रहे कि नहीं? जो गुड्स अभी तक बना नहीं है उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर दूं सर? तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, ऐसा सोचना इम्पॉसिबल है। इसलिए पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स मतलब एप्पल पेड़ में उग रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि अगर एप्पल उगने के बाद पच जाए तो, खराब हो जाए तो, ऐसा कोई बात थोड़ी ना हुआ। जो उगा ही नहीं है उसको क्या सड़ाना है, उसको क्या पचाना है सर? जब बन जाएगा उसके बाद बात करेंगे ना। तो पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स इज अ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी सर, इसको वॉइड नहीं कर सकते। लेकिन गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल और आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल वॉइड हो जाएगा। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है सर, आई होप क्लियर है सर। लास्ट पॉइंट सेक्शन 9 दैट इज ascertainment ऑफ प्राइस। दाम को लेके क्या बात करते हैं सर? सेक्शन 9 and 10 ascertainment of price. The price is in a contract of sale may be fixed by the contract or may be left to be fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties. Where the price is not determined in accordance with the foregoing prohibitions, the buyer shall pay the seller as a reasonable price. Similarly, normally क्या होता है सर? कौन किसको पे करता है? बायर सेलर को पे करता है। व्हाट इज रीजनेबल प्राइस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। किसी भी प्रोडक्ट का रीजनेबल दाम क्या होना चाहिए, ये तो काफी सारा सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट्स पे डिपेंड करता है ना सर? जैसे कि प्राइस मीन्स द मॉनेटरी कंसिडरेशन। इन सिंपल अगर मैं आपको डेफिनेशंस बताऊं एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, प्राइस मीन्स द मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। By virtue of section 9, the price is contract of sale may be fixed by the contract, agreed to be fixed in a manner provided by the contract, for example by a valuer or determined by the course of dealings between the parties. And agreement to sale के valuations क्या होता है? सेक्शन 10 में बोला गया सेल का प्राइस का अलग बात और एग्रीमेंट टू सेल का अलग बात। where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party and such third party cannot or does not make such valuations, the agreement there is thereby avoided। अगर थर्ड पार्टी भी वैल्यूएशन नहीं कर सकता तो फिर ऐसा एग्रीमेंट अवॉइड कर देना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ हैव बीन डिलीवर्ड टू एंड appropriated by the buyer, he shall pay the reasonable price therefore. When such third party is prevented from making the valuations by the fault of the seller or buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in default। अगर थर्ड पार्टी को किसी कारण से वैल्यूएशंस करने में रोका जा रहा है, ऐसे केसेस में अगर बायर या सेलर किसी के भी कारण से ऐसा हो तो थर्ड पार्टी बायर पे या सेलर पे केस सूट कर सकता है। ये एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऐसा होता है। मतलब एग्रीमेंट टू सेल के केस में थर्ड पार्टी कौन हो जाएगा? ब्रोकर जो बीच का है वही मेनली वैल्यूएशंस करता है कि वो बायर और सेलर को मीट कराता है और बीच में वो उसका दाम तय करता है और कमीशंस लेता है। ठीक है, ऐसा भी होता है ना सर, हम लोग जानते हैं। तो ये सब केसेस तो बड़ा ही चलता रहता है प्राइस के रिगार्डिंग। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट
for the determination of price by a third party, but there is an agreement to sell goods on the terms of the price has to be fixed by the third party, and he either does not or cannot make such valuations, the agreement will be void. In case the third party is prevented by the default of either party from fixing the price, the party at fault will be liable to the damages to the other party who is not at fault. However, a buyer who has received and appropriated the goods must pay a reasonable price for them in any eventually. मतलब buyer जो है उसको हमेशा चाहे दाम फिक्स हो ना हो, कुछ ना कुछ तो दाम देना ही पड़ेगा. चलो सर एक एग्जांपल देखने से आई होप थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा. P is having 2 bikes. ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट है चैप्टर का. P is having 2 bikes. He agrees to sell both the bikes to S at a price to be fixed by Q. लेकिन इसका दाम कौन तय करेगा? Q तय करेगा. सेल किसके साथ किसका हो रहा है? P सेल कर रहा है S को. थर्ड पार्टी कौन है सर? थर्ड पार्टी है Q. ध्यान से सुनना सर. He gives delivery of 1 bike immediately. P ने एक बाइक का डिलीवरी S को इमीडिएट दे दिया. Q refuses to fix the price. आगे Q क्या बोल रहा है कि मैं दाम तय नहीं कर सकता. As such, P asks to S to return the bike already delivered, while S claims for the delivery of the second bikes too. In the given instance, buyer S shall pay the reasonable price to P for the bike already taken. As regard the second bike, the contract can be avoided. बोलो सर, एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत? ये जो एग्रीमेंट टू सेल के बारे में थर्ड पार्टी का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था, ये कॉन्सेप्ट का पूरा यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया. पी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है, 2 बाइक सेल करने का बात था. पी ने एक बाइक एस को सेल कर दिया. प्राइस डिटरमाइन करने का ड्यूटी था क्यू का. क्यू ने प्राइस डिटरमाइन करने में, दाम निर्धारण करने में इग्नोर कर दिया. क्यू थर्ड पार्टी था, वो इग्नोर कर दिया. लेकिन क्योंकि पी ने एस को एक बाइक डिलीवरी कर दिया, तो फिर उस बाइक का दाम एस को, रीजनेबल जो दाम है वो पी को देना पड़ेगा. लेकिन बात ध्यान से सुनना, सेकेंड बाइक जो है उसका दाम क्या, वो पी एस को अगर ना भी देगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको अवॉइड कर सकता है. लेकिन जो बाइक दे दिया एस को, उसका दाम पी को पे करना पड़ेगा. बात समझे कि नहीं समझे सर? बोलो. आई थिंक क्लियर है सर. चैप्टर के नीचे काफ़ी सारा क्वेश्चंस वगैरह है, एमसीक्यू भी है, ब्रॉड क्वेश्चंस भी है. एक बार बस मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग एमसीक्यू भी चेक करो और साथ में ब्रॉड क्वेश्चंस भी जितना सारा है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उसको भी एक बार चेक करो, प्रैक्टिस करो लो सर. डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एमसीक्यूज दोनों ही आपका नॉलेज को गैदर करेगा. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अभी भी कुछ एडवांस एरिया बाकी है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा. सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो नॉर्मल एरिया है वो सब तो ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका जो बाकी और एडवांस पार्ट है वो अगला क्लास में चर्चा होगा. ओके सर, ठीक है. अच्छा, मैं इतना देर से जो पढ़ रहा था क्या स्क्रीन शेयर नहीं था? हेलो, मेरा तो था सर. ओ अच्छा, ठीक है सर. ओके सर, चलो बाय फिर सबको. बाय सर. ओके सर, चलो बाय, टाटा.